आपको क्यों लगा होगा कि एडवांस एक्सेल ज्वाइन करना चाहिए? डेली प्रॉब्लम आते हैं डेटा में, डेली एक्सेल हैंडलिंग प्रॉब्लम आते में। हैं, करेक्ट। तो और हम लोग क्रिटिकल डेटा जो रहता है उसका इंसाइट नहीं निकाल पाते हैं। करेक्ट क्रिटिकल डेटा का इंसाइट नहीं निकाल पाते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने ये ब्लैंक शीट ओपन की है। ब्लैंक शीट ओपन की है मैंने। ब्लैंक शीट ओपन करने का रीजन क्या है कि हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे ना, तो इसको हम लोग इंटरेक्टिव रखने वाले। तो ऑनलाइन में भी जिसका कुछ भी अगर क्वेश्चन है या जो भी पॉइंट्स आप बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वी आर हियर टू अटेंड दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल कोर्स, ओके। अभी मैंने आपको पूछा व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल। तो किसी ने क्या बताया, आपने क्या बताया, बिकॉज ऑफिस यूज के लिए, डेली ऑफिस यूज के लिए हमको एक्सेल चाहिए, है ना। डेली ऑफिस करेक्ट। यूज के लिए चाहिए हमको। दूसरा आपने क्या बताया, क्रिटिकल, अगर कुछ क्रिटिकल काम होता है तो वो आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो वो भी यहाँ पे करेक्ट। मेंशन कर देते हैं, क्रिटिकल वर्क, हैंडलिंग क्रिटिकल वर्क ऐसे डाल देते हैं ना। ओके, और क्या रीजन हो सकता है हमको एक्सेल ज्वाइन करने का? रिपोर्टिंग। बेसिक टू बेसिक टूल ऑफ ऑल द एप्लीकेशन, करेक्ट। दिस इज वेरी बेसिक टूल फॉर ऑल दी एमएस एप्लीकेशन। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं पता है, हम लोग इसको बेसिक टूल नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज द मदर ऑफ एमएस। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ एक्सेल। अगर आप आगे जाओगे एमएस फैमिली में, तो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द स्टार्ट। सो वी कॉल दिस एज मदर ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकता है? टाइम सेव होता है। टू एनहांस, करेक्ट, टू एनहांस द नॉलेज, वर्क एफिशिएंसी। एनहांस नॉलेज, वर्क एफिशिएंसी, करेक्ट। To reduce dependability on other co-colleagues of us. करेक्ट, रिड्यूस डिपेंडेंसी। देखो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है। जब हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग क्लास करते हैं ना, और ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा ना, तो बहुत मजा आता है। नहीं तो आप इमेजिन करो आप एक सेशन ले रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और सब लोग शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कैसा लगेगा? और इंटरेक्टिव रहेगा, बातचीत कर रहे हैं हम लोग देखो फ्रेंड्स के साथ जब कॉफी पीने के लिए बैठते हैं, और सब ऐसे अगर कॉफी पियेंगे मोबाइल में बैठे हैं सब अपने अपने, तो वो कॉफी टेबल पे आके मजा ही क्या है। लेकिन मोबाइल साइड में रखो और फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे करो, तो कैसा मजा आता है ना। तो वैसा अपना ये क्लास में भी इंटरेक्टिव रहेगा, तो मजा आने वाला है, ओके। ठीक है, जैसे अभी हमारे फ्रेंड्स ने बताया रिड्यूस डिपेंडेंसी, और क्या रीजंस हो सकते हैं? अभी तक तो आपने बहुत अच्छे रीजंस बताए। एनी अदर रिपोर्टिंग। रीजंस? रिपोर्टिंग, करेक्ट, रिपोर्टिंग तो एक इसका मेन ये है, रिपोर्टिंग वर्क कैन बी डन ऑन दिस। और creating multiple टाइम dashboards. रिडक्शन, करेक्ट, और ऑनलाइन से भी किसी ने बताया था टाइम रिडक्शन, टाइम रिडक्शन। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम रिडक्शन इज लाइक वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। और क्या बता रहे हो आप ऑनलाइन में? Multiple dashboards. वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स, करेक्ट, वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स, ओके। और इनसाइट्स किसी ने बताया था, वी कैन गिव इनसाइट्स, वी कैन गिव इनसाइट। इनसाइट्स, करेक्ट। और यस, कम इन, आ जाओ, यस। वी कैन क्रिएट स्मॉल डेटा फ्रॉम अ लार्जर डेटा सेट्स, ओके। सो हम लोग इसको ऐसे डाल सकते हैं कि वी कैन वी कैन क्रिएट अ यूजेबल डेटा फ्रॉम अ रॉ डेटा, वी कैन ब्रिंग ओनली यूजेबल डेटा, जितना हमको जरूरत है उतना डेटा हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। क्रिएट स्मॉलर और मीनिंगफुल डेटा, है ना, मीनिंगफुल डेटा आउट ऑफ द रॉ डेटा, करेक्ट। और
और क्या हो सकता है इसमें? Explore new concepts of Excel in our day-to-day work एक pattern. मिनट, क्या बता रहे हो आप? And then explore new concepts of advanced Excel in our day-to-day work pattern, which will reduce our working pattern, like minimum time. ओके, सो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स है ना, एक्सप्लोर Yeah, न्यू थिंग्स इन like एक्सेल। formulas or something you can use. ओके, चलो हम लोग यहाँ पे वो भी मेंशन कर देते, फॉर्मूलाज, शॉर्टकट कीज, है ना, एंड सो ऑन। ओके, गुड। और आप क्या बता रहे थे? daily repeated work एक can be एक मिनट, हाँ एक automated. मिनट, एक ऑफलाइन से एक पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन। करेक्ट, यस, जैसे यहाँ पे भी बताया, क्रिएट स्मॉलर एंड मीनिंगफुल डेटा आउट ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना, चीजों को सिंप्लीफाई करना। करेक्ट। अभी ऑनलाइन में आप क्या बोल रहे थे? यस, कोई तो ऑनलाइन में एक आंसर कर रहा था। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Daily repeated work can be automated with simple formulas and tables. करेक्ट, करेक्ट। डेली डिफिकल्ट वर्क कैन बी Or repeated. रिपीटेड, या Hmm. रिपीटेड Auto वर्क, रिपीटेड can be वर्क automated. कैन बी ऑटोमेटेड, Can automated by using use simple functions, formulas functions and and dashboard. correct, Dashboard. functions and dashboards। ठीक है, पॉइंट टेकन। एनी अदर पॉइंट? और कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट थिंग वी हैव मेंशन्ड हियर एज डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, वी हैव नोटेड दैट। और बस इतना ही? और कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं? ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूं। दिस इज वेरी सिंपल टू लर्न एप्लीकेशन, वेरी इजी टू लर्न एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं, इजी टू लर्न एप्लीकेशन। ठीक है, और आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? और कुछ आ रहे पॉइंट्स आपके दिमाग में? दिस कैन बी यूज टू स्टार्ट अ न्यू करियर, है ना। जैसे मान लो आप अगर स्टूडेंट लेवल पे हो, अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, नया करियर स्टार्ट करना है, तो why go into some operations work, why not go directly in IT work, है ना। तो नया करियर आप स्टार्ट करते हो डायरेक्टली। या अगर आप ऑपरेशंस में हो, अगर आप ऑपरेशंस में हो और आपको मूव करना है आईटी प्लेटफॉर्म में, तो दिस इज द एप्लीकेशन वेयर यू कैन यूज एंड यू कैन स्विच ऑन टू योर न्यू करियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? स्टार्ट न्यू करियर। ठीक है, और क्या आएगा? This is widely used application. When I say widely used application, तो आपको क्या लगता है widely used application क्यों कह रहा हूं मैं? It is globally used. This is globally used, correct। तो ये globally used होता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या एक्सेल सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में ही चलता है? एक्सेल सिर्फ अकाउंटेंट के फर्म में ही चलता है? एक्सेल सिर्फ किसी एक ऑपरेशन के अंदर चलता है? ऐसा कुछ है? एक्सेल इज यूज्ड एवरीवेयर नाउ, एवरीवेयर, ग्लोबली यूज्ड, है ना। तो एक्सेल का यूज कैसे? आप कोई भी फर्म में जाओ, अब बेसिक चीज एक्सेल बन गई है। कोई भी फर्म में आप जाओगे तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना आपका, तो इंटरव्यू के अंदर भी एक्सेल के टेस्ट देने पड़ते हैं। कोई भी बेसिक इंटरव्यू के लिए जाओ आप, या कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है। या आप अगर टॉप लेवल के इंटरव्यूज के लिए भी जा रहे हो, जैसे लीडरशिप के इंटरव्यूज के लिए, तो आपको डेफिनेटली एक्सेल के बारे में पूछेंगे तो नहीं, बट व्हेन यू वर्क ऑन अ मैनेजर लेवल, एक्सेल आना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो आप वो सारे काम नहीं कर पाओगे जो एक मैनेजर को आने चाहिए, है ना। दैट इज व्हाई एक्सेल इज मस्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? एक्सेल इज यूज्ड फ्रॉम डेटा एंट्री टू डेटा साइंस।
अभी मैं डेटा एंट्री टू डेटा साइंस क्यों बोल रहा हूँ? डेटा एंट्री टू डेटा साइंस क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज क्योंकि डेटा बताऊंगा। साइंस, हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि डेटा डेटा साइंस का बेस भी एक्सेल ही है, और जिसके बेसिस पे अपन डेटा साइंस में प्रो हो सकते हैं। करेक्ट। सो डेटा साइंस का बेस जो है वो एक्सेल है, जैसे मैंने पहले क्या बताया, एक्सेल इज मदर ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, है ना? तो डेटा एंट्री से डेटा साइंस तक हमको एक्सेल लगता ही लगता है। अब क्यों लगता है मैं बताता हूँ। जैसे देखो, पहले जो डेटा का जो इवोल्यूशन चालू हुआ था वो कैसे हुआ था? एक्सेल से। सबसे पहले एक्सेल होता था पुराने जमाने में, और एक्सेल पे ही काम चलता था। पहले कुछ नहीं था, करेक्ट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, है ना? एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आई थी, तो सब काम किस पे होता था? एक्सेल पे होता था। जो भी है एक्सेल पे होता था। फिर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया पिवट टेबल, है ना, उसी के अंदर चीजों को समराइज करके बताने के लिए। अब फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। फिर उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एमएस एक्सेस। क्यों? क्योंकि डेटा इतना बढ़ गया था कि सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। और पहले पुराने टाइमिंग में एक्सेल का कैपेसिटी कितना था पता है किसी को? किसी को पता है? अभी जैसे ये रो कितना है, ये 10,48,000 का रोज है ना, पहले कितना हुआ करता था? सिर्फ 32,000। कितना होता था? सिर्फ 32,000। उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया एक्सेल को, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने जब अपग्रेड किया तो कितना रो काउंट आ गया? अराउंड 65,000। 65,000 पे लेकर गए। फिर भी काम नहीं बन रहा था, क्योंकि डेटा इतना बढ़ रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो डेटा ही डेटा है। मतलब आप शॉपिंग मॉल में जाओ और आपका डेटा बन रहा है। कैसे आपका डेटा बन रहा है? शॉपिंग मॉल में भी जाने के बाद आपका डेटा कैसे बन रहा है बताओ? आप देखो, एंटर करते हो आप, मोबाइल मोबाइल फिल इन नंबर करते एंट्री हो। से लेके। करेक्ट। हम्म। मोबाइल नंबर मांगते हैं आपसे, बन गया आपका डेटा। आपका मोबाइल नंबर डाल दिया उन्होंने, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन फेच कर दी। फिर जैसे आप मॉल में से बाहर निकलो तो बाहर कोई ना कोई खड़ा रहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या बताए ऑफर्स होते हैं वो गिफ्ट मिलेगा तो फॉर्म भर के दे दो, है ना? क्या हो रहा है? आपका इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है आपका। ऐसे ही पूरा इंफॉर्मेशन जमा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो अभी ये पूरा डेटा वर्ल्ड बन गया है। क्या? तो डेटा ऐसा हमारा ये हो रहा है। तो एक्सेल के ऊपर सफिशिएंट नहीं था, इसके लिए उन्होंने एमएस एक्सेस को इंट्रोड्यूस किया। और वैसे फर्दर वो जाता गया, और अभी डेटा साइंस तक ये पहुंच गया है। उसके अंदर अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन एक्सेल ऐसा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेंशन किया? डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। ठीक है, बाकी हमने फिर सेव टाइम मेंशन कर दिया, टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन हमने मेंशन कर दिया। जब हम टाइम रिडक्शन मेंशन करते हैं, तो जब हम टाइम सेव करते हैं तो हम क्या सेव कर रहे हैं? मनी, है ना? कोई भी मनी। कंपनी के लिए सेविंग टाइम इज सेविंग मनी। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एफटी, है ना? टाइम रिडक्शन कर दिया, पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अभी टाइम रिडक्शन कर दिया, अब वो काम कर रहे 5 लोग। ठीक है, पहले मान लो एक्सेल के ऊपर रिकंसिलिएशन का काम होता था अकाउंट्स फील्ड में, अब किसी ने आ गया और ऑटोमेशन कर दिया। तो पहले जो 10 लोग मिल करके मैन्युअल एफर्ट्स डाल के काम करते थे, किसी ऑटोमेशन वाले बंदे ने आके एक्सेल को ऑटोमेट कर दिया। अब एक क्लिक के ऊपर पूरा काम ऑटोमेट हो रहा है और एक ही बंदा कर रहा है। तो टाइम भी सेव हो गया और ऑटोमेटिकली एफटी कम हो गए, तो मनी सेव हो गया, है ना? तो ये चीज हमने मेंशन कर दी। और क्या था फिर? अच्छा, जब हम लोग देखो, जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो कितने लोग ये चीज मानते हैं कि ऑटोमेशन करने से क्वालिटी इंप्रूव होता है? कितने लोग ये चीज मानते हैं ऑटोमेशन करने से क्वालिटी इंप्रूव होता है? मानते हैं ना सभी लोग? Yes, that's यस true. यस। यस। हाय सुशील, गुड मॉर्निंग। तो देखो, ऑटोमेशन करने का बेनिफिट क्या होता है? ऑटोमेशन करने से चीजों का क्वालिटी इंप्रूव होता है। अब देखो, मैन्युअली काम कर रहे हो आप, तो जब हम लोग मैन्युअली काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती है ना? सैलरी कब होगा, ईएमआई जाने के बाद कितना पैसा बचेगा, फिर फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब मल्टीपल चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है जब हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो फोकस अपना डाइवर्ट हो जाता है, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन
ऑटोमेशन को तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ईएमआई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो अपना बस बटन क्लिक करो, चलता रहेगा, उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो है ना, उसके पीछे कोई टेंशन नहीं है। तो ऑटोमेशन करने से अपना एक्यूरेसी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। और और क्या इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, हमने देखो अभी कितने पॉइंट्स ऐड कर दिए, इसमें हमने अभी कर दिए 18 पॉइंट्स ऐड कर दिए। तो अभी अगर किसी ने अगर आपको पूछा कि अरे तू एक्सेल सीख क्यों रहा है, या एक्सेल सीख क्यों रही हो आप, तो आपके पास कितने पॉइंट्स है बोलने के लिए, पहले इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में थे नहीं थे, अभी आप बोल सकते हो स्ट्रांगली व्हाई यू वांट टू लर्न एक्सेल, ठीक है। दूसरी और चीज इसमें हमने क्या मेंशन नहीं की, वर्क एफिशिएंसी हमने किया, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज, हम लोग यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी डाल देते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज क्यों डाला मैंने यहाँ पे, या हम लोग प्रोग्रेस और ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ इन करंट रोल, ठीक है। ये दो दो चीजें मैंने मेंशन की कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे देखो अपने पास आईजीपीज आते हैं आईजीपीज, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है, तो वहां पे जो है यस। ना, वहां पे इंटरनल जॉब पोस्टिंग में एक लिस्ट आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, और आपके स्किल सेट्स मांगे जाते हैं, तो आपको बोलते हैं कि ये आना चाहिए। और हम लोग पूरे प्रिपेयर रहते हैं आईजीपी देने के लिए, लेकिन जब हम लोग स्किल की बात आती है ना, हम लोग देखते हैं अरे यार ये स्किल तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चलो अभी हम लोग जाके सीखेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो हम लोग फिर जागे हो जाते हैं और फिर हम लोग वो स्किल सीखने के लिए जाते हैं। तो व्हाई नॉट नाउ, उसके पहले क्यों नहीं प्रिपेयर हो जाए। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन करंट रोल, ये हमने मेंशन किया, ठीक है। तो ये सारे अपने पॉइंट्स थे, व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल, ठीक है। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे एक्सेल क्यों सीखना है और वो पॉइंट इसमें नहीं है, या ऐसा है मेरा फ्रेंड सीख रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ, पहले ऐसा होता था ना, नहीं। अरे हाँ हाँ, बता दो। तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो, मेरे फ्रेंड ने लिया है मुझे जाना कहीं और था, मैंने सोचा था मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमर्स में जा रहा हूँ और बैंकिंग के एग्जाम दे रहा हूँ, क्यों, मेरे फ्रेंड ने किया, है ना। ऐसा होता है बहुत से फ्रेंडशिप्स में, ऐसा होता है, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी करूंगा, है ना। ओके, ठीक है। तो ये अपना चीज थी, व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल। अभी देखो मैंने इसके अंदर एक मैं चीज बता रहा था आपको, एक्सेल के अंदर जो अपने पुराने एक्सेल की चीजें थी। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग वो चीज कवर करेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या होता था, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि हम लोग जो सीखने वाले हैं अभी, ये क्या है और पहले क्या होता था, ठीक है। अभी देखो क्योंकि हमने ये क्लास ज्वाइन किया है, तो बहुत लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हम लोग एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम ये कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, या व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे आप क्या सीख रहे हो, तो कुछ लोग बोलते हैं बेसिक एक्सेल सीखने जा रहे हैं, एडवांस एक्सेल सीखने, ये टर्म्स आपने सुने हैं ना, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, है ना। तो कितने लोगों को ये चीज के अंदर डिफरेंस पता है, व्हाट इज बेसिक एक्सेल एंड व्हाट इज एडवांस एक्सेल, ये दोनों में फर्क क्या है, ये किसी को पता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेसिक एक्सेल के हमने कुछ कोर्सेज किए हैं, बेसिक एक्सेल सीखा है, फिर कुछ लोग बोलते हैं हमने एडवांस एक्सेल सीखा है, लेकिन किसी को पता है बेसिक एक्सेल में क्या आता है, एडवांस एक्सेल में क्या आता है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल, एनी आइडिया। एनीथिंग, यू कैन शूट योर आंसर, राइट और रॉन्ग डोंट वरी, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ऐसा मत सोचो, आप बोल दो। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि रॉन्ग आंसर दिया तो पनिशमेंट मिलेगा या कुछ माइनस नेगेटिव मार्किंग होगा, बोल दो जो है। हम लोग सब सीखने के लिए आए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ रॉन्ग आंसर दे दिया तो कोई आपकी हंसी मजाक उड़ाएगा, डोंट वरी। क्या, जितना आप आंसर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आप बिंदास बोलो कि आपको क्या लगता है बेसिक एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में क्या डिफरेंस होगा। बेसिक एक्सेल में अपन सिंपल फॉर्मूलाज और काउंट ओके,
वन ट्राई मिनट करते थे, ऑनलाइन लेकिन से पहले एक आंसर लेते, ओके आप बोलिए। बेसिक एक्सेल में आप क्या बोल रहे हो? बेसिक एक्सेल में अपन सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सिंपल फार्मूलाज यूज करते थे। एडवांस एक्सेल में पायट टेबल, एक्स लुकअप, वी लुकअप यूज ओके, करते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सिंपल फंक्शंस और सिंपल फॉर्मूलाज। ठीक है। जैसे आपने फॉर्मूला बोला, मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, मैं इसको आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फंक्शन, सिंपल फंक्शंस, और क्या बताया आपने? बेसिक एग्रीगेट बेसिक फंक्शन बोलते हैं फार्मूला, हम लोग को, जैसे एग्रीगेट, सम, हाँ। एवरेज, मिन, मैक्स। ठीक है, ये हम्म। चीजें निकालना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है। और आपने बताया कि एडवांस एक्सेल का आपने बताया कि पिवट टेबल यूज करना, पायट टेबल, है ना? ये आपने बताया। हाँ, वी वी लुकअप, यस। लुकअप, अच्छा वी लुकअप, आप आपके हिसाब से वी लुकअप इज एडवांस एक्सेल फंक्शन। ओके, ठीक है। चलो ओके। आपका ये भी डाउट मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे अपने एक फ्रेंड ने बताया कि बेसिक एक्सेल, हाँ अभी एक ऑफलाइन में आप कुछ बता रहे थे, मोर यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एडवांस एक्सेल कंपेयर टू बेसिक एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं मोर यूज ऑफ फंक्शंस, मोर यूज ऑफ फंक्शंस कंपेयर टू बेसिक एक्सेल। ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं ये चीज पे आता हूं, जैसे आपने बताया फॉर्मूला, फॉर्मूला और मैंने बोला फंक्शन। अब फंक्शन और फॉर्मूला में क्या फर्क है? फंक्शन में और फॉर्मूला में क्या फर्क है? एनी आइडिया? फंक्शन में और फॉर्मूला में क्या फर्क है? देखो हम लोग बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो लैब का एक अलग से रूम होता था, है ना? एक अलग से रूम होता था, तो वहां पे केमिकल्स रखे हुए होते थे। तो सभी को याद है क्या, वो हम लोग दो कलर मिक्स करके पिंक कलर बनाते थे, है ना? तो वो जो मिक्स करेक्ट। करके बनाने वाला जो प्रोसेस था, उसको क्या बोलते थे? फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला बोलते थे। लेकिन लेकिन ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड केमिकल रहेगा, प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड केमिकल जो रहेगा, उसको अपने एक्सेल के लैंग्वेज में उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे सम, एवरेज, वी लुकअप, जितने भी फंक्शंस एक्सेल के अंदर है जो प्री डिफाइंड करके रखे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शंस। इसको बोलेंगे हम फंक्शंस। जैसे आप देखो, फंक्शन स्टार्ट होता है इज इक्वल टू साइन से, इज इक्वल टू साइन से। अब मैंने इज इक्वल टू डाला, मैं वी टाइप करता हूं, तो इतने सारे फंक्शंस है एक्सेल ने बना के रखे हुए। आप बैकस्पेस करो, ए टाइप करो, ए से स्टार्ट होने वाले इतने सारे फंक्शंस है। ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे ना, तो उससे रिलेटेड इतने सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले। तो ये जो प्री डिफाइंड बना के रखे हुए चीज है, इसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे मैं अगर यहाँ पे सम का इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग अ फंक्शन, और मैं बोलता हूं 2 + 2, तो क्या आंसर मिला? 4। मैंने किसका इस्तेमाल किया? फंक्शन का। अब सेम चीज मैं अपने लॉजिक डालकर अगर बना रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मूला। जैसे मैं यहां पे डाल रहा हूं 2 + 2, मैंने यहां पे फंक्शन का इस्तेमाल किया क्या? नहीं किया। तो मुझे आंसर मिल रहा है क्या? लेकिन फिर भी मुझे आंसर मिल रहा है, तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया, मैंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? अब एक और कंसेप्ट होता है इसमें, जब हम लोग एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट आता है, ठीक है, तो वो तो हमने फंक्शन यूज कर दिया, लेकिन कुछ आउटपुट ऐसे होते हैं जो एक फंक्शन यूज करके हमको उसका आंसर नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ कॉम्बिनेशंस करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस करते हैं। हमने ये फंक्शन को मिलाया, ये फंक्शन को मिलाया, ये फंक्शन को मिलाया, फिर जाके आउटपुट मिल रहा है। तो वो जो कॉम्बिनेशन में जो बनने वाला है, वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपने आपके लॉजिक्स डाले हैं उसमें, कुछ फंक्शंस को कंबाइन कर दिया है आउटपुट डिराइव करने के लिए। क्लियर है ये अभी? ओके। तो ये डिफरेंस है फॉर्मूला और फंक्शन में, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो इसके लिए ये मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल के ऊपर।
अब देखो बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में एक ही डिफरेंस है, जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि वी लुकअप कम्स इन एडवांस एक्सेल, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, वी लुकअप इज नॉट अ एडवांस एक्सेल फंक्शन, दिस इज अ बेसिक फंक्शन। ईच एंड एवरी फंक्शन इज बेसिक फंक्शन। जैसे मान लो हमने अभी सम का इस्तेमाल किया था, सम का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे अपने कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर्स को हमने क्या किया, ये नंबर को हमने समीशन किया, ठीक है। ये नंबर को हमने क्या किया, समीशन कर दिया। अब ये अपना हुआ बेसिक एक्सेल का काम। क्या हुआ, बेसिक एक्सेल का काम। लेकिन कुछ आउटपुट ऐसे हैं जो सिंपल वे में नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको सम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको इंडेक्स यूज करना पड़ रहा है, मैच यूज करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस यूज करना पड़ रहा है, और फिर आपका आंसर आ रहा है। जो वो कॉम्प्लेक्स चीजें बनती जाती है ना, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज कम्स अंडर एडवांस एक्सेल। अब पिवट टेबल, अगेन पिवट टेबल इज नथिंग बट अ बेसिक थिंग, ये बेसिक टूल है एक्सेल के अंदर। लेकिन पिवट के अंदर कभी हमको कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सी ऐसी चीज होती है जो हम लोग एकदम एडवांस लेवल पे करते हैं, जो बेसिक चीजों में नहीं आती है। जैसे अब अपने पास ये डेटा है, फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक डेटा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ, ठीक है। ये अपना डेटा है और इसको हम क्या करते हैं, हम लोगों ने इंसर्ट किया और एक हम रिकमेंडेड चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बस मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गया, मैंने इंसर्ट चार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको इसके अंदर के इनसाइट्स मांगू, इसके अंदर की इनसाइट्स मांगू कि मुझे बताओ कि नॉर्थ का परसेंटेज क्या है, रीजन वाइज परसेंटेज बताओ, तो क्या ये इजीली हम लोग क्लिक के ऊपर ला पाएंगे, हमको कुछ उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो वैसी चीजें आएंगी एडवांस एक्सेल में, ठीक है। और अगर हम लोग इजीली क्लिक के ऊपर ला भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इजीली क्लिक के ऊपर इसके नंबर्स लेकर आ गया, ठीक है, मैं वैसे ही परसेंटेज भी ला लूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इजीली एक्सेल के अंदर क्लिक करके टूल से नहीं आती है, हमको कुछ उसके अंदर ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है वो आउटपुट लाने के लिए। दैट थिंग विल कम इन एडवांस एक्सेल। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, ओके। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में। यस लेकिन सर। लेकिन Yes. अभी अगर आपने देखा होगा अपना जो कोर्स कंटेंट है, अपना कोर्स कंटेंट जो है या अपना कोर्स का नाम जो है, अपने कोर्स का नाम क्या है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस 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 एक्सेल। अब हम लोग एक्सेल भी नहीं सीख रहे हैं, एडवांस एक्सेल भी नहीं सीख रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। अभी आप बोलोगे थर्ड कंसेप्ट क्या है फिर, है ना। तो ये ऐसा नाम क्यों दिया है, आपको क्या लगता है, why we have chosen this name, practical applications of advanced excel? क्योंकि बुक प्रॉब्लम और एक्चुअल ऑफिस करेक्ट, प्रॉब्लम के डेटा में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, ठीक है। आपने अभी क्या बताया, रियल रियल लाइफ एग्जांपल्स, करेक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऑनलाइन में किसी ने तो एक आंसर किया था, हाँ, बुक बुक एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अलग अलग रहता है। करेक्ट, बुक एग्जांपल्स और रियल एग्जांपल्स, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैं तो एक बुक लूं, आपको वो बुक के हिसाब से पढ़ा दूं और छोड़ दूं, तो क्या बनेगी बात, नहीं। लेकिन अगर आपके ऑफिस के अंदर अटेंडेंस ट्रैकर बन रहा है मान लो, आपके ऑफिस के अंदर प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बन रहा है मान लो, या आपके ऑफिस के अंदर ऐसा काम हो रहा है एक्सेल के ऊपर जो बुक के अंदर आपको पढ़ने के बाद उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप वो कर पाओगे। तो वो इजी रहेगा बुक वाला या प्रैक्टिकल वाला इजी रहेगा,
प्रैक्टिकल वाला। तो हम लोग जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करते हैं ना, ऑल दीज एग्जांपल्स आर रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो डे टू डे लाइफ के अंदर अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, जो भी क्रिटिकल चीजें, जो भी डे टू डे लाइफ में आप लोग वहां पे काम कर रहे हो, वो सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने क्या किए हैं, अपने कोर्स कंटेंट में डाल दिए हैं। ठीक है। इससे होगा क्या, जब भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जो एग्जाम्पल हमने सीख लिया, आप आपके ऑफिस के डेटा के ऊपर चेक करो, उसको कैसे फिट इन करेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ फिर पजल सॉल्व करना है। पजल सॉल्व करना है मतलब ये नहीं है अभी मैं बोल रहा हूँ पजल सॉल्व कर रहे यार अभी बहुत टेंशन वाला काम है, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग सिखा रहे हैं आपको, और हम लोग एक रेंज दे रहे हैं आपको, आपके डेटा के हिसाब से वो क्या करना है, रेंज चेंज करना है। आपके डेटा के हिसाब से जो हम लोग फंक्शंस यूज करेंगे, वो फंक्शंस के अंदर जो रेंज हम देंगे, जो सेल को हम रेफर करेंगे, वो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके डेटा के हिसाब से चेंज करना है। लॉजिकली आपको आपके डेटा के हिसाब से सोचना है कि ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे सीखा वो आपके डेटा पे आप कैसे फिट इन कर सको, और आप इजीली वो कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक अभी? ओके। तो आपने सही बताया, रियल लाइफ एग्जांपल्स, दिस विल बी नॉट अ बुकिश एग्जांपल्स। ठीक है, बुक के एग्जांपल्स नहीं रहेंगे। सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रियल लाइफ में डेटा हम लोग खुद बनाने वाले हैं। जो भी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स बेसिक हम लोगों ने प्री डिफाइंड बना के रखे हैं इन, लेट्स से फर्स्ट वन और टू क्लासेस, पहले के एक या दो क्लासेस हम लोग ने प्री डिफाइंड एग्जांपल्स बना के रखे। दोज आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स, जिसकी जरूरत बेसिक लेवल पे सबको होनी चाहिए। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आए हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग अपने ऑफिस में एक्सेल यूज कर रहे होंगे अभी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सेल, दे आर वेरी न्यू टू एक्सेल वर्ल्ड, उनको पता भी नहीं है कि एक्सेल ओपन कैसा करना है। हम लोग एक्सेल ओपन कैसा करना है वहां से सिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, फंक्शन जो है ये क्या है, इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो हम एक्सेल कहां से सिखाएंगे, इज इक्वल टू से। सो इज इक्वल टू इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ फंक्शन। वैसे हम लोग एक्सेल ओपन कहां से करना है वहां से सिखाएंगे। ठीक है, विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक थिंग्स। तो पहले के जो एग्जांपल्स है, प्री डिफाइंड एग्जांपल्स, दोज आर वेरी बेसिक एग्जांपल्स। और उसके बाद हम लोग रियल लाइफ में रियल टाइम पे यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, हम लोग डेटा बनाएंगे और वो डेटा के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये है अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो अपने कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग। कोर्स कंटेंट। तो आप लोगों को क्या लगता है कोर्स कंटेंट में क्या क्या सीखने मिलेगा आपको? एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है ना, हम लोग जब एक्सेल या कोई भी चीज सीखने जाते हैं, अरे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है जब आप सीखने जाते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं पता है ना, पहले से तैयारी करके जाते हैं। पहले से तैयारी करके, अरे ये होता क्या है, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं हम लोग। अच्छा इसमें ये चीज होती है, ये चीज होती है, अरे मुझे ये सीखना बहुत जरूरी है। अरे ये चीज मैंने किया ना, मेरे ये वाले डेटा सेट पे, मेरे ये ऑफिस के अंदर ये वाले डेटा पे मैंने ये काम किया, तो मैं कुछ मैजिक कर सकता हूँ, अपने टीम में अपना नाम बना सकता हूँ, है ना। तो ऐसी चीजें, तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि कोर्स कंटेंट क्या क्या हो सकता है एक्सेल के अंदर, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे। जो भी आपके दिमाग में बोल दो, हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। मैक्रोस सीखेंगे। देखो, आपने आपने स्टार्ट मैक्रोस से कर दिया है ना, तो मैक्रोस भी हम लोग सीखने वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले रिकॉर्डिंग मैक्रोस, बिकॉज दिस इज एडवांस एक्सेल कोर्स, वी आर गोइंग टू लर्न रिकॉर्डिंग मैक्रोस इन दिस कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैक्रोस, बट दिस विल बी रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो रियल लाइफ में जो मैक्रोस या ऑटोमेशन का इस्तेमाल होता है, वी हैव अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट। we have separate two courses for automation, which is VBA foundation level and VBA advanced level। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ऑटोमेशन सीखने वाले हैं, जो मैक्रोज हम लोग सीखने वाले हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है,
अच्छा, और क्या चीज आएंगी फिर इसमें? फंक्शंस, फंक्शन सीखेंगे हम लोग, वेरियस फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस, और data analysis, डेटा एनालिसिस। ओके, ठीक है, सर और एक क्या क्वेश्चन बताया है। आपने? एनालिटिकल वर्क, डेटा एनालिसिस। ओके, ठीक है, और हाँ नंद किशोर, बोलिए आप। सर अभी आपने बोला कि रिकॉर्डिंग मैक्रोज हमको समझ में नहीं आया वो, उसका क्या है? ओके, तो ये मैक्रोज हम लोग जो सिखाने वाले हैं ना, मैक्रोज इज नथिंग बट ऑटोमेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। हम लोग एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग ऑटोमेशन करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने लेवल पे, एडवांस एक्सेल के लेवल पे, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो आपका ऐसा कुछ काम है जो रिपीटेड वर्क है, रिपीटेड वर्क है आपका, ठीक है। उसको ओके। किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के हेल्प से, ठीक है, हम लोग ये सीखेंगे। और रिकॉर्डिंग करके हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, और हम लोग क्या सीखने वाले हैं फिर इसमें? हम लोग सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग का कंसेप्ट क्या सीखेंगे? सेल रेफरेंसिंग का कंसेप्ट। ओके, उसके बाद, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पिवट टेबल्स, और क्या आपके दिमाग में आ रहा है? डैशबोर्ड्स, ठीक है, चलो डैशबोर्ड भी लेंगे हम लोग क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स और हम लोग सीखेंगे डेटा नेस्टेड समराइजेशन, डेटा समराइजेशन। हाँ बोलिए आप ऑनलाइन में। नेस्टेड वी लुकअप। नेस्टेड वी लुकअप, ओके, वेरी गुड पॉइंट, नेस्टेड वी लुकअप। ओके, चलो अभी क्योंकि नेस्टेड वी लुकअप का नाम यहाँ पे आया है, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा ना, एक डिफरेंस हमने देखा बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में, तो ये नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है, कितने लोगों को पता है? इसको नेस्टेड वी लुकअप क्यों बोला है, नेस्टेड वी लुकअप क्यों बोला है? कि उसमें मल्टीपल वी लुकअप्स का कॉम्बिनेशन करके अपन डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, देखो, वी लुकअप, यूजिंग सिंपल वी लुकअप फॉर वन टाइम is a basic Excel thing. But in any situation where we want to use the VLOOKUP multiple times in single function, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड VLOOKUP। VLOOKUP यूज किया, उसी के अंदर और एक VLOOKUP यूज किया, उसी के अंदर और एक VLOOKUP यूज किया, तो ऐसे VLOOKUP मल्टीपल टाइम्स जब हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड VLOOKUP। अच्छा, इसको नेस्टेड VLOOKUP का नाम क्यों दिया है? नेस्ट होता है पता है आपको, नेस्ट, जब चिड़िया घोंसला बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्ट बोलते हैं ना। उसको नेस्ट उसको नेस्ट बोलते हैं ना, तो वो नेस्ट में क्या करती है चिड़िया? एक लकड़ी लेकर आएगी, उसको रख देगी, फिर दूसरी लकड़ी लाएगी, उसके ऊपर रख देगी, फिर उसके ऊपर रख देगी, फिर उसके ऊपर रख देगी, ऐसा करते करते क्या बनाएगी वो? एक नेस्ट घोंसला। बनाएगी, है ना, एक घोंसला बन जाएगा, है ना। उसी तरह हम लोग वी लुकअप को मल्टीपल टाइम्स यूज करके अपना आउटपुट लाएंगे, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? नेस्टेड वी लुकअप। समझ में आया सभी को नेस्टेड क्यों बोला इसको? करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, नेस्टेड वी लुकअप। और क्या सीखने वाले हम लोग सीखेंगे डायनेमिक फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस। अब मैं डायनेमिक फंक्शंस जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ऐसे फंक्शन सीखेंगे हम कि आपका डेटा कैसा भी आने दो, हम लोग ऐसी चीजें बना के रखेंगे कि आपका डेटा अगर चेंज होता है, डेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब डेटा में चेंजेस होते रहते हैं, फिर भी अपने फंक्शंस काम करने चाहिए, ठीक है। लॉजिक्स अपने चेंज होते हैं, फिर भी अपने फंक्शन काम करने चाहिए, है ना। अभी देखो, बहुत से टाइमिंग में होता है ना कि आप कुछ फंक्शंस यूज करते हो और मान लो आपका डेटा चेंज हो गया, तो आपके आंसर जो है ना वो वेरी करते हैं, ठीक है, आंसर आपके वेरी करते हैं। तो हम लोग ऐसे फंक्शन सीखेंगे कि आपका भले कुछ भी चेंजेस हो जाए, आपके आंसर वेरी नहीं करने चाहिए, आपका आंसर वही आना चाहिए जो कंसेप्ट, जो लॉजिक हमने यूज किया है, ठीक है। तो डायनेमिक फंक्शंस, और हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम कंसेप्ट, डेट एंड टाइम कंसेप्ट, और
और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज सब टोटल्स। सब टोटल्स का कंसेप्ट पता है किसी को? सब टोटल का कंसेप्ट पता है किसी को? सब टोटल अपने आप में क्या बता रहा है? सब टोटल जैसे होता है ना, एक कैटेगरी, सब कैटेगरी, वन लेवल, सब लेवल। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सम में A to Z सम करता है, लेकिन अपन फिल्टर लगाने के बाद जो अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट्स का अपने को सम चाहिए तो भी वो सम बता देगा। करेक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर डेटा है आपका, जैसे आपके टीम में, आपके ओवरऑल टीम के अंदर 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब 100 लोग एक ही मैनेजर हैंडल कर पाएगा क्या? वो तो मैनेजर का तो वो मैनेजर को पागल कर देंगे 100 लोग मिलके। है ना? तो क्या होता है फिर? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजर वर्सेस एम्प्लॉय रेशियो बनता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे एक मैनेजर के अंडर में 10 लोग होने चाहिए। अब आपका डेटा बन गया और आपके डेटा में 100 एम्प्लॉयज के नाम है, और 100 एम्प्लॉयज के नाम के आगे मैनेजर्स के नाम है। कौन से मैनेजर को कौन सा एम्प्लॉय एलोकेट हुआ है? तो आपके मैनेजर्स हुए फॉर एग्जांपल 10। ठीक है। अब अगर आपके लीडरशिप को जानना है, आपके लीडरशिप टीम को जानना है, आपके सीनियर्स को ये जानना है कौन से मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉय है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो अगर आप टोटल करोगे, अगर आप ऐसा काउंट करोगे पूरे एम्प्लॉइज, तो ये तो आपको पूरे एम्प्लॉइज 100 बता रहे। आप इंडिविजुअली कैसे बताओगे कि कौन से मैनेजर के अंडर में कितने लोग हैं? तो वो टाइमिंग में हम लोग सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सब टोटल का इस्तेमाल करोगे तो आप बता पाओगे एक मैनेजर के अंडर का सब टोटल कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे ये मैनेजर के अंडर में इतना है, ये मैनेजर के अंडर में इतना है, ये मैनेजर के अंडर में इतना है। देयर इज वेयर दैट इज वेयर वी यूज सब टोटल्स। समझ में आया सभी को? ओके। सब टोटल्स हम लोग सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे टाइमलाइंस। ठीक है, टाइमलाइंस एक कंसेप्ट है, वो हम सीखेंगे। और और आपने देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले थे, इसी पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड किसी ने बताया, हमने यहाँ पे डैशबोर्ड मेंशन किया। टाइम सेविंग बोला तो रिकॉर्डिंग हमने मेंशन किया, है ना? तो ऐसे और चीजें आप लोग ये कर सकते हैं। जैसे देखो, क्रिएटिंग स्मॉलर एंड मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम रॉ डेटा, तो हमने पिवट टेबल मेंशन किया, है ना? ऐसे किसी ने बताया था विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन कैसा बनता है? चार्ट्स के फॉर्म में, है ना? चार्ट्स के फॉर्म में बनता है, तो चार्ट सीखेंगे हम लोग। मल्टीपल चार्ट्स। ठीक है। और स्लाइसर का कंसेप्ट पता है किसी को? स्लाइसर्स, स्लाइसर क्या होता है पता है? अपना वो चीज वाला स्लाइसर नहीं। स्लाइसर। ओके। तो हम लोग स्लाइसर का कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। स्लाइसर। और जैसे मैं चार्ट्स बोल रहा हूं तो मैं यहां पे बोल देता हूं डायनेमिक चार्ट्स। डायनेमिक चार्ट्स। ठीक है, स्लाइसर्स हमने मेंशन किए। और लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम लोग लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं करेंगे तो एडवांस एक्सेल और प्रैक्टिकल एडवांस एक्सेल का क्या मतलब रहा फिर? जो डेटा पे आप काम करने वाले हो उसका लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए, कि वो डेटा अगर है, वो डेटा को समझ में आना चाहिए। जैसे हमने डेटा एनालिसिस मेंशन किया है यहाँ पे, लेकिन वो डेटा समझ के उसके अंदर से इंसाइट्स निकालने के लिए आने चाहिए। वो इंसाइट्स निकालने के लिए कुछ लॉजिक भी तो डालने के लिए आने चाहिए ना हमको। तो लॉजिक बिल्डिंग करेंगे हम लोग। न्यू लॉजिक्स। ठीक है। और एंड एनी एनी अदर पॉइंट्स? और कुछ चीज दिमाग में आ रही है आपके? हम लोग यहाँ पे नंबर, Conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वेरी गुड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और हम लोग यहाँ पे नंबर के कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप सीखेंगे, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स को भी सीखेंगे। और
What else you can think about? हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग भी सीखेंगे, हाउ टू ग्रुप थिंग्स, क्रिएटिंग ग्रुप्स एंड ऑल. ओके, तो हमने क्या क्या कवर किया इसमें? लेट्स रिविजिट दिस. मैक्रोज देखा हमने, वेरियस फंक्शंस, डेटा एनालिसिस, सेल रेफरेंसिंग, पिवट टेबल, डैशबोर्ड, डेटा समराइजेशन, नेस्टेड वी लुकअप. ठीक है. डायनेमिक फंक्शंस, डेट एंड टाइम कंसेप्ट, सब टोटल्स, टाइमलाइंस, स्लाइसर्स, डेटा टाइप्स, चार्ट्स, लॉजिक्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नंबर कंसेप्ट, डेटा टाइप, ग्रुपिंग. ठीक है, एंड मेनी मोर इन दिस. ठीक है, अभी के लिए हम लोग ऐसा डाल के रख देते हैं इसको. ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होने वाली है. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस? या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये चीज इसमें होनी चाहिए? तो अगर अपने कंटेंट में नहीं रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कंटेंट में अपने नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा. अगर अपने कंटेंट में ऑलरेडी है तो नथिंग लाइक इट. तो ऐसी कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो बता देना. Text to column. Text to column is a like tool, so we are going to take cover up that as well. Okay. ठीक है. Any questions in this? No questions? Okay. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर आता हूं फिर से. यहाँ पे हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे, एक चीज हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल हमने यूज किया, ये डिस्कस किया. इसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना एक एक्सेल को हमने किस तरीके से एक्सेल स्टार्ट हुआ था हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एक्सेल में वेरियस वर्जन्स होते हैं. एक्सेल में वेरियस वर्जन्स होते हैं. कितने लोगों को पता है एक्सेल के वेरियस वर्जन्स? जैसे विंडोज के वर्जन है ना, पहले विंडोज 98 होता था, फिर अपग्रेड हुआ 2007, फिर एक्सपी वर्जन आया था. अब क्या चल रहा है? विंडोज 11 है ना, विंडोज 11. तो वैसे ही एक्सेल के भी वर्जन्स है. तो आप लोगों को पता है कि एक्सेल के वर्जन्स क्या क्या थे? एक्सेल में क्या क्या वर्जन्स थे? और और ये इसमें डिफरेंस क्या है हम लोग ये भी जानेंगे. तो देखो, पुराने एक्सेल के वर्जन्स थे, कुछ ओल्ड वर्जन्स ऑफ एक्सेल हम लोग बोल सकते हैं इसको. तो देखो, एक्सेल 2003 होता था, एक्सेल 2003, 2007, ठीक है, 2010. ये जो है ना एक्सेल के पुराने वर्जन्स होते थे. ठीक है, एक्सेल के पुराने वर्जन्स होते थे. फिर इन्होंने क्या किया, कुछ न्यू वर्जन्स इंट्रोड्यूस किए. उसमें क्या क्या आ गया? 13 आ गया, 16 आ गया, 19 आ गया, 21 आ गया. ठीक है. लेकिन लेकिन हम लोग जो चीजें सीखने वाले हैं ना, हम लोग ये वर्जन्स पे नहीं सीखने वाले. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ये वर्जन थे तो हम नहीं सीख सकते. हम लोग डेफिनेटली सीख सकते हैं. लेकिन हम लोगों को अभी जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो अभी का जमाना चल रहा है, इसके साथ चलना चाहिए कि पुरानी चीजों के साथ चलनी चाहिए? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके साथ चलना चाहिए, है ना. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है पता है मार्केट में एक्सेल में? ऑफिस 365. ऑफिस 365, किसी ने सुना है ऑफिस 365 के बारे में? क्या है ऑफिस 365? व्हाट इज ऑफिस 365? जैसे यहाँ पे है ना, ये ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में हमने क्या किया है, ये वर्जन के नाम डाले, 2003, 2007, 10. ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये इंस्टॉलेशन पैकेजेस है. क्या है? इंस्टॉलेशन पैकेजेस है ना. हमको ये इंस्टॉल करना पड़ता था, पता है ना, सीडी लाते थे हम लोग और इंस्टॉल करते थे, तब जाके एक्सेल ओपन कर पाते थे हम लोग, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन पैकेज. ठीक है. लेकिन ऑफिस 365 ये जो है, ये क्या है?
दिस इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल, ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों ने वो इंस्टॉलेशन पैकेज वाला यूज किया या ये ऑफिस 365 यूज किया, काम तो कर रहे हैं ना। फर्क क्या है? अब देखो, पहले नोकिया का छोटा सा मोबाइल होता था और अभी मोबाइल निकले हैं स्मार्टफोन्स। मेन पर्पस तो कॉलिंग का है, वो तो कॉलिंग का पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, फिर हमने अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मोबाइल क्यों लिया है, स्मार्टफोन क्यों लिया हमने? क्योंकि हम मल्टीपल। हमको नए नए चीजें उसके अंदर, यूजफुल चीजें जो है उसका हम यूज कर सके, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सके, वीडियो कॉल कर सके, है ना, गेम्स खेल सके। तो नई नई चीजें जो आई है उसका हम यूज कर सके, इसके लिए हमने वो लिया ना। तो वैसे ही डिफरेंस है अपने ओल्ड एक्सेल के वर्जन में और ऑफिस 365 वर्जन में। अब ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल है जो अपग्रेड होता रहता है, और जैसे अपग्रेड होगा उसका अपग्रेडेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो जैसे मान लो मार्केट में कुछ नया आ गया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो आपको इमीडिएटली यूज करने के लिए मिलेगा। पहले क्या होता था पता है? 2003 का एक सेट बना दिया, अब भाई बस ये जो सेट बन गया, इसमें जो फीचर्स मिल गए मिल गए। अब इन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया वर्जन को, 2007 लाया, तो आपको वो फीचर्स जो 2007 में है वो 3 में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को? फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से खरीदो, 2007 खरीदो अपग्रेडेड वर्जन के लिए। फिर नया चीज आया, फिर से खरीदो, क्योंकि पुराने वाले इसमें नए फीचर्स नहीं मिलने वाले। लेकिन ऑफिस 365 का ये बेनिफिट है, अगर आपने ऑफिस 365 ले लिया तो होगा क्या, कुछ भी चीज मार्केट में नहीं आती है आपको उसके अंदर इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। सिर्फ आपको इसको क्या है, ऑनलाइन कनेक्ट जब आप करते हो तो अपग्रेड का ऑप्शन आता है, आपने जैसे अपग्रेड किया आपके एक्सेल के अंदर नया अपग्रेडेड चीज आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि ये इंस्टॉलेशन पैकेजेस होते थे, हमको इसका एक पैकेज खरीदना पड़ता था, सीडी खरीदनी पड़ती थी, इंस्टॉल करना पड़ता था। वैसा ये क्या है, ऑनलाइन वर्जन ये क्या है, दिस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल। हम लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, जो ओटीटी चैनल्स को हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, काम कैसे करता है ये, हमको सब्सक्राइब करना पड़ता है तो ही हम देख पाते हैं। वैसे इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो रेकमेंडेड है कि ऑफिस 365 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये रेकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग अपडेटेड वर्जन के हिसाब से सीखने वाले हैं। अब पुराने फंक्शंस पुराने फॉर्मूला सिखा के क्या करेंगे, है ना? तो नए जो अभी टेक्नोलॉजी के अंदर जो नया नया चीज चल रहा है वो भी तो सीखनी चाहिए हमने चीजें। अगर वही नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, है ना? तो आपके पास रेकमेंडेड है कि ये होना चाहिए। यस, नंदकिशोर आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर, ये अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कितना कॉस्टिंग आता है? मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। तो देखो ये जो मैंने बताया ये क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से इसको सब्सक्राइब करने जाओगे तो ये कॉस्टली है। ठीक है, ये कॉस्टली जाता है, और ये कैसा है कि पर ईयर आपको इसको फिर रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पहले होता था, पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया इंस्टॉलेशन पैकेज, किसी ने ओरिजिनल ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट का जो इंस्टॉलेशन वर्जन है ये किसी ने खरीद के अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है आज तक? तो हम लोग क्या करते थे, पायरेटेड वर्जन्स मिलते थे ना पहले, है ना? तो लोकल ऐसे जो सीडी वेंडर्स रहते थे उसके पास से जा गए, भाई ये वाला ऑफिस 2003 का ये दे दे, इंस्टॉलेशन पैकेज दे दे, वो लेके आते थे, वो करते थे, और वो काम भी करता था, है ना? वैसे ही ऑफिस 365 के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो अपने को कम दाम में अपने को ये ऑफिस 365 वर्जन देते हैं, और ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। मतलब कैसी सर्विस देते हैं, आपको मिनिमल चार्जेस के अंदर ये लाइफ टाइम सर्विस देते हैं, आपको इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वंस वी स्टार्ट विद द क्लास, मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगा, हाउ टू हाउ टू अप्लाई और हाउ टू गेट दिस ऑफिस 365 वर्जन।
ठीक है, और बहुत मिनिमल चार्जेस में ही है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से अगर ये प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उससे आपको 5 to 10% के रेंज में ही ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम दाम में आपको मिलेगा सब्सक्राइब करने का। तो ये ऑनलाइन आपको आप जब इसको अप्लाई करोगे तो ये आप इंस्टॉल कर सकोगे ऑनलाइन और आप यूज कर सकोगे इसको। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इसमें। ठीक है, अब नंदकिशोर का क्वेश्चन था कि ऑफिस 365 वर्जन का क्या क्वेश्चन पूछा था आपने नंदकिशोर, कि इसका इंस्टॉलेशन कैसा रहेगा। तो हाँ। हम लोगों के पास कुछ वेंडर है जिनका नंबर हम शेयर करते हैं। आपको क्या करना है, उनको व्हाट्सअप करना है। आपको उनको व्हाट्सअप करना है और बताना है कि यू वांट ऑफिस 365 वर्जन। ठीक है, तो आपके लिए क्या करते हैं, आपके लिए एक आईडी क्रिएट करते हैं और आपको बोलेंगे व्हाट्सएप पे एक पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, एंड देन दे विल क्रिएट अ आईडी फॉर यू। आपको बस लॉगिन करना है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, और जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आपको एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जब जाओगे तो आपको बस वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑफिस 365 का पूरा सूट जो है वो इंस्टॉल करना है। इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, टीम्स, जितने भी प्रोडक्ट है ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं आपको बता दूं, ये मैंने उन्हीं से लिया है। ठीक है, ये ऐसा एक अकाउंट क्रिएट करके देते हैं और इसके साथ साथ आपको जो है ना 1 TB का डेटा यूज करने मिलता है वन ड्राइव पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, अच्छा ये पासवर्ड मांग रहा है अभी तो। हम लोग यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं इसको देखने की कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या। वन ड्राइव, तो इसको जाते हैं हम लोग, मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है देखो स्टोरेज वाला, तो 1 TB का डेटा मिलता है हमको। ठीक है, 1 TB का डेटा हमको यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर शेयर करूंगा आपके साथ और फिर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये ले सकते हो। ठीक है, तो आपके नाम का क्रिएट होगा। दूसरी चीज, जब ये आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको इसका पासवर्ड आपको सेव करके रखना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि इसका पासवर्ड अगर आप भूल जाओगे ना तो ये ऐसा नहीं है फॉरगेट पासवर्ड कर दो और आप रीसेट कर सकोगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है पता है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको फिर से ये लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पायरेटेड वर्जन हम लोग लेते तो आपको पता है क्रैश हो गया तो क्या है, क्रैश हो गया तो गया, हमको फिर से लेना पड़ता है। वैसे इसके बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं ये होने के। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है ना, आप आईडी पासवर्ड डालो, ऑनलाइन कनेक्ट करो और फिर से इंस्टॉल कर दो, तो सिस्टम फॉर्मेट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। क्लियर है ये अभी सभी को, आपको समझ में आया एक्सेल के वर्जन का कंसेप्ट पूरा। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अगर मेरे पास दो लैपटॉप है तो एक सिंगल आईडी से दो पे चलता है क्या? एक सिंगल आईडी से दो पे नहीं चलेगा, मतलब वो मदरबोर्ड का आईडी से? नहीं चलेगा, एक सिंगल आईडी से दो पे नहीं चलेगा। मतलब अल्टरनेट यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों पे ऑल्टरनेट इंस्टॉल? यूज, हाँ आप ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो आप। हाँ वही बोल रहा हूँ, आप लेकिन ट्राई करके इंस्टॉल? देख लो, आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा, मुझे जहां तक लगता है वैसा नहीं चलेगा। ओके ओके। ठीक है, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस इन दिस। हम लोग आगे बढ़े फिर, तो हम लोग जाते फिर अभी क्लास डिटेल्स पे एंड फीस डिटेल्स पे। ठीक है, तो देखो अपने ये क्लास की डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड क्लास। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जब बोल रहा हूँ तो देखो अभी आप लोग ऑफलाइन में यहाँ पे आके बैठे हो, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है अपने फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये कैसे होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्लास होने वाला है। ठीक है, अपना ये बैच कोड है जैसे मैंने बताया था कि यू नीड टू
नो दिस बैच कोड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अच्छा, अभी स्टार्टिंग फ्रॉम, तो आज अपना डेमो क्लास है 7th को। आइडियली ये स्टार्ट होना चाहिए अपना कब? 14th को स्टार्ट होना चाहिए क्लास, लेकिन हम लोग ये स्टार्ट करेंगे 21st से। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 14th को ऑलरेडी मेरा प्लान्ड हॉलीडे है, ठीक है? ये मेरा प्लान्ड हॉलीडे है, इसके लिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे 21st अप्रैल से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 21st अप्रैल 2024, ठीक है? और इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है? एवरी संडे, एवरी संडे रहने वाला ही है। जैसे हम लोग अभी सेम टाइम पे मिले ना, संडे को 8:30 टू 11:30 अपना ये टाइम रहेगा, ठीक है? और ये सिर्फ वीकेंड पे रहेगा, सिर्फ वीकेंड पे रहेगा। ये डेली वाला बैच नहीं है, ये वीकेंड वाला बैच है। ये सिर्फ संडे को रहेगा 8:30 AM टू 11:30 AM। क्लियर है ये सभी को? और ये अप्रोक्सीमेटली चलेगा 4 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स चलेगा। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं? मैं अप्रोक्सीमेटली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि जैसा आपने आपने यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे एक पॉइंट बताया था आप लोगों ने, ये वाला पॉइंट, बुक एग्जाम्पल्स एंड रियल एग्जाम्पल्स। अब अगर मैं बुक एग्जाम्पल्स लूंगा तो मुझे टारगेट पता है, ये बुक खत्म कर दो और क्लास खत्म कर दो, है ना? लेकिन जब मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बोलूंगा तो अपने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर करने हैं, है ना? तो वो एग्जाम्पल्स जब कवर करेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी उतने आएंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के हिसाब से। अब क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपना टेन्योर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी चीज, हम लोग क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन इंडियन हॉलीडेज तो आपको पता है कि इंडियन हॉलीडेज आते रहते हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड हॉलीडेज है, जैसे स्टूडेंट्स लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ऐसा हॉलीडे है जो मैंडेटरी लेना जरूरी है। जैसे मान लो दिवाली आ गया, आप दिवाली के लिए तो बोल नहीं सकते ना, नहीं 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 क्लास को आना है। तो हम लोग ऐसे जो फेस्टिवल्स है जहाँ पे सबके एग्रीमेंट पे हम लोग छुट्टी दे देते हैं, तो जहाँ पे अपनी छुट्टी हो जाती है, तो ये केस में अपना आगे क्लास पोस्टपोन होता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स हमने इसके लिए बोला है। आइडियली विदाउट हॉलीडे, विदाउट हॉलीडे 4 से 5 महीने में हम लोग ये कोर्स खत्म करते हैं। लेकिन अगर हॉलीडेज आता है तो अपना क्लास जो है ड्यूरेशन ये एक्सटेंड होता है थोड़ा, ठीक है? ये क्लियर है? तो हमारा मैक्स टू मैक्स, जैसे मान लो 4 महीने अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, तो 5 महीने तक चलेगा, या छुट्टियां अगर अपनी इसमें आ रही तो 6 महीने तक चलेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से ये क्लास 4 महीने में खत्म करना और जाना है। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं और अपना क्लास आपके क्वेश्चंस की वजह से भी एक्सटेंड होता है, आई एम ओके टू टेक दिस क्लास टिल 6 मंथ्स और 7 मंथ्स और 8 मंथ्स, डोंट वरी। लेकिन आप क्वेश्चंस पूछना छोड़ना मत, क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछो, क्योंकि हम क्लास जब लगा रहे तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जब क्लास लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? कुछ तो हम लोग डाल रहे हैं ना। और जब हम डालते हैं तो क्या करते हैं? चेक करते हैं उसको, ऐसा किधर कुछ फटा तो नहीं है ना? जाके वहां पूरा उसको चेक करते ना, इन्वेस्टिगेट करते चीज में, अरे भाई देखो ये प्रोडक्ट में ऐसा प्रॉब्लम है ना? चेक करते फिर वो, नहीं दूसरा बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो वैसे ही जब हम लोग पैसा पे कर रहे हैं कुछ कोर्स के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग को जब तक समझ में नहीं आ रहा है हम क्वेश्चंस पूछेंगे, और मेरा काम है कि आपको आंसर करना, ठीक है? तो ये चीज है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली बोला है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्लास डिटेल्स? ओके, हाँ नंदकिशोर आपका कुछ क्वेश्चन है? सर वो एग्जाम्पल के लिए है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे ऑफिस का भी कोई एग्जाम्पल रहेगा तो अपन शेयर कर सकते हैं क्या? तो देखो मैं अभी उसके ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन है, तो नंदकिशोर का क्वेश्चन ये है कि अगर उनका ऑफिस का कोई क्वेश्चन है तो क्या वो पूछ सकते हैं क्या? तो अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है? पहले हम लोग ये कवर अप कर लेते हैं क्लास डिटेल्स, ठीक है? मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ नंदकिशोर। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? ये क्लियर है? अपना क्लास रहेगा, कब रहेगा? एवरी संडे। टाइमिंग क्या रहेगा? 8:30 AM टू 11:30। आप देखो मैं 8:30 AM के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूँ, शाम में पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ कुछ। अरे आपने बोला था 8:30, मुझे याद ही नहीं रहा PM है क्या AM है।
इसके लिए मैंने यहाँ पे एम मेंशन किया है, ठीक है। और अपना ये अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स चलेगा। अब जब मैं 4 मंथ्स बोल रहा हूँ ना, तो आपका डेडिकेशन 4 मंथ्स का होना चाहिए। लेकिन बफर में आप क्या करो, 2 महीना बफर में पकड़ो। तो फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको बोलना है कि भाई 4 से 6 महीना मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कौन से टाइमिंग में? ये टाइमिंग में, है ना। अपने वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, सबको बोलना है कि पिक्चर का टिकट बुक करना है तो ये टाइम छोड़कर बुक करना। अगर आप क्रिकेट के फैन हो, स्पोर्ट्स के फैन हो, संडे को उठ के खेलने के लिए जाते हो, तो फ्रेंड्स को बोलना ये टाइम में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम लोग शाम में जाएंगे। घूमने जाने का प्लान करना है, सैटरडे को करो, लेकिन संडे को फिर से आ जाना। मतलब सैटरडे को रात में जल्दी आ जाना, ताकि आप संडे को सुबह क्लास अटेंड कर सको, है ना। दूसरा एक बेनिफिट, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके अंदर किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो मैं इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। जैसे मान लो अभी आपने ऑफलाइन क्लास के लिए आप आ गए, ठीक है। अब आप कुछ रीजन से नहीं आ पा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, गांव जा रहे हो, है ना, कुछ इमरजेंसी आ गया, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब कुछ कोर्सेज कर रहा था, तो ऐसा सिनेरियो हुआ था कि माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैंने हॉस्पिटल में बैठ के ऑनलाइन अटेंड कर लिया क्लास, है ना। और अपने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, तो बहुत लोग प्रीफर करते हैं ऑफलाइन आना, लेकिन कुछ रीजन से आप नहीं आ पा रहे हो, आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग में हो, बस में हो, मोबाइल में वीडियो देखते जाते हो, मूवी देखते जाते हो, वैसे क्लास अटेंड करते जाओ, है ना। आप ऑनलाइन अगर आना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो, अगर ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आना चाहते हो आ सकते हो। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन इसमें? अगर मैं ऑफलाइन आ रहा हूं तो क्या मुझे मेरा खुद का लैपटॉप लाना चाहिए, या यहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल है? तो यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पर्सनल लैपटॉप्स आप लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप पर्सनल लैपटॉप्स आपके ला रहे हो, तो जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके खुद के नोट्स बना सकते हो उसी के अंदर, है ना। तो आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ का लैपटॉप रहेगा, अगर आपने नोट्स बना दिए, तो आप आपके पर्सनल लैपटॉप पे कैसे ले जाओगे? फिर उसके लिए आपको पेन ड्राइव भी लाना पड़ेगा, पेन ड्राइव से वो उसके अंदर लेना पड़ेगा, फिर वो लेके जाना पड़ेगा ना, तो वो टीडीएस बन जाएगा। तो अगर आप पर्सनल लैपटॉप्स लाते हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप आपके नोट्स बनाने, साइड बाय साइड आप नोट्स भी बना सकते हो, उसी के अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है अभी? ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको अगर ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ सकते हो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? और कोई क्वेश्चन है इसमें? सर नोट्स अवेलेबल रहेंगे क्या? अवेलेबल या शेयरिंग पे बेस पे रहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे? नोट्स अवेलेबल कैसे होंगे? तो जब आप एनरोल करोगे ना, तो आपको एएफसी केस के वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन प्रोसेस मैं पूरा बता दूंगा आपको अपने फर्स्ट डे के ऊपर, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद हम लोग जो भी यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम लोग सीखते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपलोड करते हैं अपने पोर्टल पे, ठीक है। अब फिर आप वहां पे लॉगिन करोगे, और वो लॉगिन करके आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, लॉगिन करने के बाद नोट्स डाउनलोड करने वाला प्रोसेस, वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये नोट्स आपके पास कब तक रहेंगे? ये नोट्स आपके पास रहेंगे लाइफ टाइम तक, ठीक है। ये नोट्स आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे, जब तक आप एएफसी के फैमिली से जुड़े हुए हो, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप वैसा इन्फॉर्म कर सकते हो, स्टॉप दिस नोट्स। जैसे स्टॉप दिस नोट्स करने का मैं रीजन बता रहा हूँ। जैसे आपने एनरोल किया ये बैच के लिए, अब इसके बाद मल्टीपल बैचेस होते रहेंगे, जो भी नई चीज आती रहेंगी एक्सेल में, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स में अपने। तो आपको ईमेल आएगा, आपको ये बैच के लिए और इसके बाद आने वाले हर एक्सेल के बैच के ईमेल्स आएंगे आपको, नोट्स के। पोर्टल के ऊपर आपके सिर्फ ये नोट्स रहेंगे, लेकिन आपको ईमेल के अंदर
अपडेटेड एग्जाम्पल्स जो रहेंगे, अगर कुछ नया चीज आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो हम ले रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको ईमेल के अंदर मिलते रहेंगे। अगर आप परेशान हो जाओ कि यार ये बहुत ईमेल आ रहे हैं अभी, बस अभी स्टॉप करना है, तो आप रिप्लाई कर दो स्टॉप दिस ईमेल्स, तो वो सर्विस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? और कुछ क्वेश्चन इसमें? प्लेसमेंट, ओके, अभी प्लेसमेंट पे एक आते हैं। और एक क्वेश्चन क्या था नंदकिशोर का? नंदकिशोर आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी मैं भूल गया। हेलो, हाँ क्वेरीज वाला याद आ गया मुझे। आपका क्वेरीज वाला पर्सनल, अगर आपके ऑफिस की कुछ क्वेरी है तो वो, तो ठीक है। चलो अभी ये कंसेप्ट क्लियर, मतलब ये वाला पोर्शन आपका क्लियर है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? अभी हम लोग देखते हैं फ्यू की पॉइंट्स। अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या है, मोर देन 200 प्लस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जैसे मैंने बताया इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करके बताओ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको रिजोल्यूशन बताऊंगा। जो ऑफलाइन है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप ओपनली यहाँ पे पूछ लो, या तो मैं आपको वहां पे आके आपको आपका डाउट जो भी है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको दोबारा से पूछ सकते हो, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा या अलग तरीके में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एक हुआ। अब आते हैं नंद किशोर के और आपके क्वेश्चन पे। जैसे देखो आपने पूछा नंद किशोर क्वेरीज वाला, तो अपने पास क्या है, टेलीग्राम पे हमने कुछ ग्रुप्स बना के रखे हैं। जैसे ओके एडवांस एक्सेल का एक ग्रुप है, वीबीए का एक ग्रुप है, एडवांस लेवल ऑफ वीबीए का एक ग्रुप है, पावर बीआई का ग्रुप है, डेटा साइंस का ग्रुप है। ठीक है, पावर क्वेरी हम लोग लेते हैं उसका ग्रुप है। तो वी हैव मल्टीपल कोर्सेस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पावर प्लेटफॉर्म जो है ना पूरा हम लोगों ने कवर करके रखा है। ठीक है, पावर एप्स का एक ग्रुप है। तो ये जो भी ग्रुप्स है ना, हर एक ग्रुप का एक अलग अलग हमने चैनल बना के रखा हुआ है टेलीग्राम पे। तो अगर आपका ऑफिस रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, ये टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर उसको आपको पोस्ट करना है। आप जब क्वेश्चन पोस्ट करना है, तो आपको कैसा क्वेश्चन पोस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा चीजों को। अगर आप सिर्फ सिर्फ अगर पूछोगे फॉर एग्जांपल कि मुझे ये चीज जाननी है, लेकिन डिटेल में अगर आपने कुछ नहीं बताया, तो आंसर देने वाले को अगर रिक्वायरमेंट ही समझ में नहीं आया, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं समझा तो आंसर दे पाएगा क्या? नहीं। नहीं दे पाए। तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछना चाहिए, एकदम डिटेल में आपने चीजें डालनी चाहिए। जैसे मान लो आपको कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर दिस दिस रिजल्ट, आई एम यूजिंग दिस डेटा, आई एम हैविंग दिस दिस कॉलम्स, फ्रॉम आउट ऑफ दिस कॉलम्स आई वांट आंसर इन दिस कॉलम, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। थोड़ा सा डिटेल में एक सैंपल डेटा बना करके उसको अपलोड कर दोगे, तो लोगों को थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेरीज वाला ग्रुप, तो आप वहां पे डाल सकते हो। उसके अलावा हम लोग अपना एक पर्सनल, अपने ये बैच का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनता है, तो जो अपने एग्जाम्पल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना, एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस आप ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डाल सकते हो। और फिर देखो, जब हम व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये एग्जाम्पल्स जो भी हम लोग सीखने वाले उसके अगर क्वेश्चंस डालते हैं, तो इसका आंसर कौन करेगा? इसका आंसर कौन करेगा बताओ? ग्रुप मेंबर? कौन से मेंबर ग्रुप करेंगे? में सब लोग, हम में से कोई एक आंसर करेगा, है ना? तो पहल कौन करेगा? पहल कौन करेगा आंसर करने की? चलो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, अपना क्लास है, यहाँ पे सब बैठे हैं। ठीक है, मान लो ये अब हम लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पे क्लास में, और मैंने मैंने आपको बोला कि हम लोग पार्टी करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, और हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जैसे अपना पार्टी स्टार्ट हो गया, तो मैं आपके लिए वेटर बन गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथ में स्टार्टर लेके आ रहा हूँ, और मैं ऐसा आपके आगे आ रहा हूँ, और सब लोग बैठे हुए हैं। तो आप वेट करोगे क्या, पहले कोई कौन जाएगा और लेगा, या पहले आप लोगे जाके? पहले हम लोग कोशिश करेंगे चलो पहले जाके ले लेते हैं, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा नहीं है ना? करते हैं ना हम लोग, पहले जाके लेते हैं। वैसे आंसर करने के लिए हम लोग आंसर करने के लिए ट्राई करेंगे। इससे होगा क्या मैं बताता हूँ।
इससे होगा क्या, जब आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप पे और आप आंसर करने का ट्राई करोगे ना, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आया, इसका आंसर आपको इजीली पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे, कुछ जाके रिसर्च करोगे कि यार ये क्या है, ये क्वेश्चंस को आंसर में अगर कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। तो जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च क्या बढ़ाता है? अपना नॉलेज बढ़ाता है। फिर जब आप आंसर करोगे और सामने वाले को अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लगा, उनको समझ में आ गया, इसका मतलब आपका रिसर्च सक्सेसफुल रहा। तो वो जो क्वेश्चंस जितने भी आएंगे और आप अगर पहल करोगे आंसर करने में, रिसर्च करोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। दूसरी चीज नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब अब आपने यहाँ पे कुछ सीख लिया, आप ऑफिस में जाओगे तो ऐसे नहीं है कि ऑफिस में जा रहे हो तो बस मैंने सीखा है, मैं करूंगा। जब आप मैं करूंगा बोलोगे और आप किसी को बताओगी नहीं, तो टीम में पता कैसे चलेगा? आप फेमस कैसे बनोगे? आपको फेमस होने के लिए आपको बताना पड़ेगा आपको क्या आता है ना। आपको अगर अच्छा रेटिंग चाहिए तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है, और सिर्फ परफॉर्म करके चलता है क्या? आपको वो परफॉर्मेंस सेल करना पड़ता है। आपके मैनेजर को पता होना चाहिए कि आपने ये किया। तो आप कैसे अपना फोरम में बताते हो आई हैव डन दिस, मैंने वो किया था वो किया था, तभी तो जाके पता चलेगा। आप सुमनी में अगर करोगे और बस आपको पता है कि आप शॉर्टकट की यूज कर रहे हो और आपका काम कम हो रहा है, बस मेरे को बस यही चाहिए, मेरा काम आसान हो रहा है, तो चलेगा क्या? लेकिन वही चीज सोचो, अगर आपने कुछ सीखा, आपने आपके टीम में बताया, आपकी वजह से 10 लोगों को वो हेल्पफुल रहा, आपके मैनेजर को क्या पता चलेगा? ये बंदा है, ये बंदी है जो क्या है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो केरला से ज्वाइन कर रहे थे, ऐसे अलग अलग स्टेट से अलग अलग कंट्रीज से भी लोग ज्वाइन करते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो ये जॉब फोरम में क्या होता है, जैसे कोई भी नया ओपनिंग आता है, एंड दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर डोमेन, कोई भी डोमेन का जॉब ओपनिंग रहेगा ना तो यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे जावा डेवलपर का ओपनिंग है आ जाएगा, डेटा एनालिस्ट का ओपनिंग है आ जाएगा, कोई भी ओपनिंग रहने दो यहाँ पे आएगा। फिर जिसको आपको बेनिफिट लेना है उसमें से बेनिफिट ले लो, अगर आप बेनिफिट नहीं ले सकते तो आपके फ्रेंड को बेनिफिट दिला दो। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो जावा डेवलपर है, आप उसको भेज दो वो, ताकि उसको उसका बेनिफिट मिले। यहाँ पे रिज्यूम राइटर्स है, अगर अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूम आपको बनवा के लेना है, नौकरी वाला बहुत चार्ज कर रहा है, यहाँ पे रिज्यूम राइटर्स है, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो आपको स्पेशली एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिक्रूटर्स है, ठीक है, या अपने बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग रेकमेंड करते हैं, उनके यहाँ पे अगर कोई रिपोर्टिंग के लिए, एमआईएस के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए ऐसे जो ओपनिंग निकलते हैं ना, वो लोग रेकमेंड करते हैं एएफसीकेएस के स्टूडेंट्स को। जैसे स्पेशली मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, डब्ल्यूएनएस, अगर उनके यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग निकलता है ना, तो अगर आपने रिज्यूम के अंदर मेंशन किया है ना कि आपने एडवांस एक्सेल का कोर्स किया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल का कोर्स किया एएफसीकेएस से, तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा कंपेयर टू अदर्स। वो लोग रेकमेंड करते हैं हमको ये क्लास के स्टूडेंट्स चाहिए। और अगर आपने देखा होगा ना कि हम लोग यहाँ पे अपने क्लास का प्रमोशन कहीं पे नहीं करते हैं। आपने कहीं पे देखा ऑनलाइन प्रमोशन हमारे क्लास का? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। ये अपना जो भी क्लास चल रहा है ना, ये सब माउथ पब्लिसिटी से चल रहा है। और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग इस चीज सिखा पाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। इसके लिए अपना जो फीस भी है ना, अगर आप कंपेयर करोगे ना, जो ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग के हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से ये जो क्लास चल रहा है ना, इसके हिसाब से अगर देखो ना, अपना फीस कम है, ठीक है। अब मार्केट में से बहुत सारे कोर्स मिलेंगे आपको जो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। किसी ने सोचा भी होगा कि नहीं क्या, जब हमने स्टार्ट किया सेशन, तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ डेमो सेशन रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद के सेशंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो किसी के दिमाग में आया क्यों नहीं करोगे? करना चाहिए आप बोलोगे, है ना। किसी को तो ये दिमाग में आएगा, अरे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग भेजो। तो क्या लगता है आपको, रिकॉर्डिंग हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या रीजन हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं करने का? पहली बात क्या होता है पता है, रिकॉर्डिंग करने से इंटरेस्ट हम लोग खो देते हैं चीजों में, अपना इंटरेस्ट कम हो जाता है ना, इंटरेस्ट अपना कम हो जाता है।
दूसरी चीज क्या होती है, अपने देखा होगा तो ऑनलाइन के ऊपर, ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर इतने सारे लर्निंग मटेरियल्स है, कितने लोग जाके सीख पाते हैं, है ना। और अगर आपने देखा होगा ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे यूडेमी हो गया, बहुत कम दाम में वो आपको देते हैं कोर्सेज। लेकिन मुझे बताओ वो कोर्स कंटेंट अगर आप में से किसी ने खरीदा होगा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपको बस डेमो के अंदर बताएंगे ना Q&A सेशंस ये वो, आप बाद में बस एक क्वेश्चन का आंसर लेकर बताना, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप AFCK से आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके जाओगे लाइफ टाइम तक, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आने दो, AFCK के आप चैनल पे डाल दो क्वेश्चन, आपको आंसर मिलेगा। दूसरी एक चीज आपको बता दूं, जब टेलीग्राम के ऊपर आप क्वेश्चन डालते हो ना, तो आपको वहां पे आंसर करने के लिए जो टीम है वो आंसर करती है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या वो टीम आंसर अगर नहीं कर पा रही है कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि ऑल आर प्रोफेशनल्स, सब लोग ऑफिस मैनेज करके ट्रेनिंग्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वीक डेज में ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, वीकेंड्स के ऊपर ट्रेनिंग मैनेज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो वर्कलोड है वो हमको मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं कि आपका क्वेरी आया इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे अरे डेमो में बोला था कि रिप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया। तो वो चैट सर्विस जैसा नहीं है कि आपने यहाँ पे चैट हाई डाल दिया और आपको रिप्लाई मिल गया। रोबोट नहीं है वहां पे, है ना। वहां पे अपने जैसे ह्यूमंस है। तो क्वेश्चन आने के बाद उनको वो क्वेश्चन देखने के बाद उनका फ्री स्पेस मिलने के बाद वो आंसर करेंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, ठीक है, जिसको स्टूडेंट लोगों को जो है ना आंसर देने के बाद भी चीज जो है ना नहीं जमती है, ठीक है। तो रजा सर क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं, उसके वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और वो यूट्यूब का लिंक जो है ना वो ग्रुप पे डाल देंगे। फिर आप वो यूट्यूब का लिंक ओपन करो और फिर आपको ऐसा वीडियो बना हुआ दिखेगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है एकदम डिटेल में। फिर जब आप वो वीडियो देखते हो ना तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है, अरे अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो AFC केस का अगर आप यूट्यूब पे चैनल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेरीज रिजॉल्व कैसे किए हैं आपको वो देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसके ऊपर से समझ पाओगे कि किस डिटेल में जाके क्वेरी रिजोल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। जॉब फोरम का आंसर मैंने आपको किया, क्वेरीज का मैंने आंसर आपको किया, ठीक है। लर्न न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस, जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका ये बैच खत्म हो गया लेकिन कोई नया बैच आएगा, उसमें कोई नया एग्जांपल्स अगर हम लोग ऐड करते वो भी आपको मिलता रहेगा ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने सीख लिया कुछ नया चीज ऐड हो रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको वो एग्जांपल्स भी आपको ईमेल पे मिलते जाएंगे बाद में, जब तक आपका एक्सेस आप एक्टिवेट रखते हो तब तक, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेटर ऑफ कंप्लीशन। लेटर ऑफ कंप्लीशन बाय AFCKS ऑन कोर्स कंप्लीशन। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन डाली है, देखो ब्रैकेट में, ये कंडीशन क्या है, 90% अटेंडेंस। आपको एक कोर्स कंप्लीशन का एक लेटर मिलता है प्रॉपर, ठीक है। और वो लेटर का वेटेज है ना आपको पता चलेगा जब आप वो लेटर लोगे और आपके रिज्यूम के ऊपर ऐड करोगे तो उसका वेटेज आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अटेंडेंस हम लोग मैंडेटरी क्यों करते हैं पता है, ईच एंड एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक सेशन मिस कर दिया ना तो आपने लाखों रुपए गवा दिए, ऐसा समझो। क्यों पता है, क्योंकि नॉलेज जो है ना हम जो सीखने वाले हैं और इसको अप्लाई करके हम लोग जो अपने करियर के अंदर स्विच करने वाले हैं, ग्रोथ लेने वाले हैं, तो ग्रोथ ऐसे ही मिलेगा नहीं मिलेगा। ग्रोथ साथ में क्या लेकर आएगा, पैकेज बढ़ाएगा आपका, है ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, एक सेशन मिस करना मतलब लाखों का नुकसान, ठीक है। इसके लिए ट्राई टू रिजर्व योर टाइम फॉर संडे 8:30 to 11:30 एंड ट्राई टू गिव योर 100% अटेंडेंस। लेकिन हमने 90% क्यों बोला यहाँ पे पता है, 10% चांसेस होते हैं कभी वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है कि हम अटेंड नहीं कर पाते। अब ये रीजन नहीं है कि मेरे को फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, कंपनी एक तो आउटिंग करवाता नहीं है, पहली बार एक तो आउटिंग करवा रहा है और मेरे को जाना है, ये रीजन है कि मैं नहीं अटेंड Hello, करने वाला हूँ। यस Asif, one question. Is हाँ। it possible to conduct classes on Saturdays and Sundays also? So we have Saturday batch as well, we have Sunday batch as well. No, no, So 2 days in a week.
2 we days in are a week. what we're discussing about just one day in a week, right? 1 day in a So week, it's yes. possible to 2 days in a week, No, so for as so of that we can now, finish it off early. uh, so we have other batches as well, which is daily. If you want to complete this course early, then you can definitely enroll for daily batch. So daily batch कैसा होता है? Daily batch is for 2 hours. 2 hours डेली, जो भी टाइमिंग रहेगा, जैसे मॉर्निंग में 10:30 टू 12:30, जो भी ट्रेनर्स के टाइम फिजिबिलिटी के हिसाब से डेली बैच होता है, ठीक है। लेकिन डेली बैचेस जो होता है ना, ये बहुत कम रेशियो पे चलता है। क्यों? क्योंकि कैसा होता है कि अभी मुझे अगर ऑफिस मैनेज करके अगर करना है, तो Hmm. मैं उस हिसाब से मेरा स्केड्यूलिंग करूंगा, और उसके अंदर स्टूडेंट्स भी आने वाले होने चाहिए उतने। अब कैसा है कि अगर मान लो दो ही लोग चाह रहे हैं कि डेली बैच में आना, तो दो लोगों के लिए तो बैच स्टार्ट नहीं कर सकते। एक मिनिमम I स्टूडेंट्स understand. का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हैं, तो हम लोग डेली बैच भी स्टार्ट करते हैं। तो वो होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। वो होता है मंडे टू फ्राइडे। उसका स्केड्यूलिंग, जब भी उसका स्केड्यूल बनता है, तो आपके पास स्केड्यूल के अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो स्केड्यूलिंग के आप अंदर देख सकते हो कि डेली बैच कब है, एंड देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन डेली बैच, अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो, ठीक है। अदरवाइज अपना ये जो बैच है, ये बैच सिर्फ सैटरडे, सॉरी सिर्फ संडे को रहने वाला है। और अगर Hmm. रहता है तो सिर्फ सैटरडे को रहने वाला है। अभी जैसे मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं सैटरडे वाले, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी वो कैसे है, कुछ बैच जो है 75% कवर हुआ है, कुछ बैच 90% कवर हुआ है। तो ऐसे बैच में तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करवाऊंगा ना। इसीलिए हम Right. लोगों ने ये नया बैच इंट्रोड्यूस किया संडे वाला। क्यों? क्योंकि बहुत से डिमांड्स थे कि लोगों को चाहिए था, स्टूडेंट्स को चाहिए था कि हमको संडे का टाइम चाहिए, क्योंकि Hmm. हमको सैटरडे का जो टाइम है, हमारे ऑफिस होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जिनका सैटरडे भी ऑफिस होता है, तो नहीं अटेंड कर पाते। तो ऐसे लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया। जैसे रिकमेंडेशंस आते गए संडे के, जैसे मैंने अभी बताया डेली के लिए एक एक रिक्वायरमेंट होता है बैच का कि इतने लोग होने चाहिए, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे संडे का रिक्वायरमेंट अब फुलफिल हुआ, तो हमने संडे का बैच स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो अटेंडेंस में बता रहा था, 90% अटेंडेंस मैंडेटरी है लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलने के लिए। अगर आपका अटेंडेंस 90% नहीं होता है, 90% से कम होता है, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सारा सिस्टम जनरेटेड है। तो अटेंडेंस मार्किंग होता है, अपना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। जैसे अपना एनरोलमेंट होगा, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा, आपको उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग जो भी शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे करेंगे, जैसे क्लास डिटेल्स। उसके बाद अटेंडेंस मार्किंग होगा अपना व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो भी क्वेरी रिजोल्यूशंस अपने वो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे कुछ आपके, वो उसके ऊपर होगा। वो सारी चीजें उसके ऊपर आएगी। उसके बेसिस पे अपने अटेंडेंस मार्क होंगे, और वहां से पता चलेगा कि आपका अटेंडेंस कितना है, ठीक है। दूसरी चीज अटेंडेंस से रिलेटेड, अभी मान मान लो अपना क्लास स्टार्ट हो गया कभी नेक्स्ट वीक से। मैंने कभी बताया, 20 अप्रैल से बताया ना मैंने, 21 अप्रैल से, ठीक है। 21 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट हो गया। अब एक स्टूडेंट है जो, मैं यहाँ पे 21 अप्रैल डाल देता हूँ, ठीक है। 21 अप्रैल 2024, ठीक है। इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, ये अपना ऐसा हर वीक में चलने वाला है, ठीक है। अभी आपने स्टार्ट तो बहुत अच्छी की आपने, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, है ना, इनिशियल स्टेज। और ऐसा होता है, इनिशियल स्टेज पे सब लोग जोश में रहते हैं, तो एकदम मतलब 100% अटेंडेंस रहता है। लेकिन जैसे जैसे अपना क्लास आगे बढ़ता है ना, कुछ कुछ लोगों को कैसा लगता है पता है क्या, अरे यार आज मैं नहीं जाता हूँ। अब वो नहीं जाता हूँ के पीछे रीजन होता है। रीजन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। फिर मान लो आपने यहाँ पे छुट्टी कर दी एक, तो जब आप छुट्टी करते हो ना, फॉर एनी सच रीजन विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ऐसे रीजन के लिए आपने छुट्टी कर दी, फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाती है छुट्टी करने की। फिर आप बोलते हो अरे चलो ठीक है यार, मैंने छुट्टी की थी फिर भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है, फिर भी मैंने कवर कर लिया, फिर आपका एक छुट्टी हो गया। अब देखो आपको इसके साथ, छुट्टी के साथ साथ आपका परसेंटेज भी याद रखना, 90%। फिर आप प्रेजेंट हो प्रेजेंट हो प्रेजेंट हो, फिर आपने छुट्टी ले ली एक हफ्ता। फिर नेक्स्ट वीक आपने सोचा अरे चलो यार आज भी मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, आपने एक और छुट्टी ले ली। और थर्ड वीक में जेन्युइन रीजन आ गया,
जेन्युइन रीजन आ गया कि आपको छुट्टी लेना ही है, एब्सेंट लग गया, अब कंटिन्यू 3 छुट्टी लग गई आपकी, आपका नोट्स का एक्सेस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। नोट्स का एक्सेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको बाद में एक्टिवेट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो मेक श्योर यू गिव योर 100% अटेंडेंस, इसके लिए हमने इसको ब्लॉक किया है ताकि आप अटेंडेंस आपका सीरियसली लो। अगर ऐसा हो गया अटेंडेंस, ये नोट्स ब्लॉक हो गया, आप आए, आपका अटेंडेंस ब्लॉक हुआ था, मैंने निकाल दिया, फिर बोलोगे यार ये तो इजी प्रोसेस है, चलो अपना अटेंडेंस नहीं हुआ तो भी चलेगा, ब्लॉक कर देंगे, फिर कुछ रीजन दे देंगे और निकलवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और आपको ईमेल पे भी नोट्स नहीं आएंगे। ये मैं एकदम क्लियरली मैंने बता दिया ये अटेंडेंस का, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था आपको, अगर आपने एक दिन छुट्टी ले लिया तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हिम्मत क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अपना क्लास का पैटर्न कैसा है पता है, जैसे मान लो ये अपने क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया 21 अप्रैल को, हमने यहाँ पे कवर किया एग्जाम्पल नंबर 1 to 10, लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 1 to 10, 10 एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे ना, नेक्स्ट वीक, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे क्या, क्या लगता है आपको, एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 to 10 करेंगे रिवीजन, क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 to 10 रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 to 25 कर लिया, और ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं है आज मैं आऊंगा 15 एग्जाम्पल कवर करूंगा, क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं ना 4 मंथ्स का कोर्स और 200+ एग्जाम्पल्स, तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना एवरेज कितने एग्जाम्पल्स कवर करने चाहिए एक दिन में, तो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो डेली कवर होने चाहिए, मतलब वीकली कवर होने चाहिए, तब जाके हम लोग कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ कुछ वीक में ऐसा होता है अपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल कवर होते हैं, क्यों, बहुत सारी क्वेरीज आ गए, तो मेरे को पसीना नहीं आएगा, अरे आज 2 ही एग्जाम्पल कवर हो गए, नहीं 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 नहीं, मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे 15 एग्जाम्पल कवर करने हैं, ऐसा नहीं है। आपके क्वेरीज के आंसर पहले इंपॉर्टेंट है, कवरिंग ऑफ द एग्जाम्पल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आज हमारे 2 एग्जाम्पल्स कवर हुए हैं, डोंट वरी, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आएंगे जहां पे इजी एग्जाम्पल्स है और हम लोग 20 एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे, तो एवरेज आउट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो हम लोग वैसे एवरेज आउट उसको करवा देंगे। तो ये हुआ अपना प्रोसेस। अब जब थर्ड वीक में वापस से हम लोग जब आएंगे ना, तो फिर से एग्जाम्पल नंबर 11 to 25 ये होगा रिवीजन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 से। तो समझ में आया ये एग्जाम्पल्स जो हम लोग लेते हैं इसका प्रोसेस कैसा होता है, और आपकी हिम्मत क्यों बढ़ेगी, आप सोचोगे अरे अगले वीक में आऊंगा और रिवीजन में मैं कवर कर लूंगा। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब होता है क्या, पूरा टाइम स्पेंड करना और पूरा एकदम डिटेल में लेना। रिवीजन मतलब क्या है, जो हमने सीखा था उसका रिकैप, है ना। जैसे हम लोग सीरियल्स देखते थे ना, तो पहले देखो, पहले रिकैप आता था क्या क्या हुआ था पिछले वीक में, नीचे आता था रिकैप और छोटे से बॉक्स में बताते थे। तो वैसा हम लोग यहाँ पे रिकैप करने वाले, इन शॉर्ट रिवीजन करने वाले। ये क्लियर है सभी को, ओके, ठीक है। ठीक है, फिर ये सर्टिफिकेशन, सॉरी, कोर्स कंप्लीशन का लेटर का मैंने बताया। इसके बाद सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द टेस्ट, इसका मतलब क्या है पता है कि आपको, हमारा जब लास्ट डे होगा, जैसे मान लो हमने बोला कि 200 to 250 एग्जाम्पल तक हम लोग कवर करेंगे, और आज अपना लास्ट डे है, 250 एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया, आज अपना लास्ट डे है, आज हमारा टेस्ट होगा, हमारा टेस्ट होगा। और टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में होगा अपना जितना एग्जाम्पल्स हम लोग ने सीखा है उसमें से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पिकअप करेंगे, टेस्ट में डाल देंगे, बाहर का कुछ नहीं आएगा, जनरल नॉलेज कुछ नहीं आएगा, बाहर से कोई भी एग्जांपल्स उठा के नहीं डालेंगे। मैंने अगर आपको सिखाया है APPLE एप्पल, तो मैं एप्पल का ही स्पेलिंग पूछूंगा, ठीक है, वही एग्जांपल्स में पूछूंगा जो एग्जांपल्स मैंने सिखाए हैं, ठीक है, बाहर का कुछ भी नहीं पूछूंगा। और इसका क्राइटेरिया क्या है टेस्ट का, ये टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा।
और इसमें से पासिंग कितना है सर्टिफिकेट मिलने के लिए 70%। कितना? 70% इसका पासिंग स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप ये सर्टिफिकेट ले पाओगे। अगर 70% से नीचे अगर आ रहे हैं आप, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा सर्टिफिकेट मिलने के लिए? तो अपने को रीटेस्ट का एक चांस मिलेगा, लेकिन रीटेस्ट ऐसे ही नहीं मिलेगा। रीटेस्ट का आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, जब आप रीटेस्ट दोगे 1000 पे करके, तो सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अपना चेंज होगा और आप एक रीटेस्ट दे सकते हो। ठीक है ये क्लियर है सभी को? एनी क्वेश्चंस इन दिस? नो सर। कोई क्वेश्चन? ओके, ऑल गुड। आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं फीस डिटेल्स पे। अब देखो ये कोर्स का जो फीस है द फीस इज 8000 रुपीज। फीस कितना है अपना कोर्स का? 8000, मात्र 8000 ओनली। ठीक है, इसमें अगर आप सिंगल पेमेंट करते हो, कभी तक? आने वाले वीक तक। आज 7th है। अपना एनरोलमेंट प्रोसेस जो है अपना क्लास का 14th अप्रैल के पहले अगर आप एनरोल करते हो, 14th अप्रैल के पहले अगर आपने एनरोल किया, तो आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? 7200। अगर आपने 14th के पहले एनरोल किया तो। अगर आपने 14th के बाद एनरोल किया और अगर आपने बोला कि मैं तो फुल पेमेंट करने के लिए रेडी हूं, आपको 8000 पे करना पड़ेगा। ठीक है इसके अंदर हम लोगों ने एक फैसिलिटी किया है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट कितने पे कर सकते हो आप? सिर्फ दो। दो इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो। कैसे? 4000 ईच। तो मान लो अब 14 के पहले आपने एनरोल करना है, 14 के पहले आपने एनरोल करना है और 4000 पे करने हैं। आपने पे कर दिए लेट से 14 अप्रैल या उसके पहले, 14 अप्रैल या उसके पहले आपने 4000 पे कर दिए, ये आपका हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका आएगा बराबर एक महीने बाद। ठीक है, मतलब इसमें आपको एक महीने का टाइम मिलेगा। तो 14th मई, 14th मई या 14th मई के पहले आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट करना है 4000 का। ठीक है, जैसे ये 14th मई का डेडलाइन आगे चला जाता है, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो नोट्स का एक्सेस है ना, वो स्टॉप हो जाता है। क्योंकि सिस्टम में एक डेट पंच इन होता है कि आपने ये डेट पे फीस पे किया, आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी ये डेट पे है। जैसे वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट ड्यू हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाता है, तो नोट्स का एक्सेस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो आप बोलोगे अरे मुझे नोट्स का एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका रीजन क्या हो सकता है? द ड्यू पेमेंट ऑफ योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? एम आई क्लियर ऑन दिस? मैंने इस पे कुछ भी चीज हिडन नहीं रखी है, नहीं तो बाद में क्या होता है, अरे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, नोट्स का एक्सेस चला जाएगा, है ना? ऐसा होता है। तो मैंने ये सारी चीजें क्लियरली बता दी आपको। दूसरी चीज, ये जो फीस है ना, ये फीस, ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये फीस क्या रहेगी? नॉन रिफंडेबल। जब मैं नॉन रिफंडेबल बोल रहा हूं, तो इसमें सिनेरियोस क्या होते हैं मैं बताता हूं। अब आपने फीस पे की, आपने एनरोल किया, आपके मैनेजर ने बोला नहीं संडे को ओवर टाइम चालू हो रहा है, फिर आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया। आपका माइंड कहाँ पे भाग रहा है पता है? अरे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हो कि यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है ना आपने टाइम, ये आपको ओवर टाइम से ज्यादा पैसा दिलाने वाला है पैकेज में। मंथली सैलरी के अंदर लिमिटेड टाइम के लिए ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, लेकिन ये सीखने के बाद आपको पैकेज में, पैकेज में आपको इंक्रीमेंट अच्छा खासा मिलेगा, जो आपका उसके आगे कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है ओवर टाइम के लिए जाना है या क्लास के लिए आना है। ठीक है, लेकिन फॉर सम पर्सनल रीजंस आपको जाना ही है। आपके मैनेजर ने बोला है कि कुछ नहीं, आपको आना ही है, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आप कंटिन्यू ये क्लास में नहीं कर पाओगे। नंदकिशोर एंड चेतन, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन आई पिक इट अप योर क्वेश्चंस। ओके, आपको आपको ऑफिस जाना ही है। ठीक है, तो आप ऑफिस जा रहे हो, फिर आप बोलोगे अरे अभी मेरा क्लास मिस हो रहा है, आप क्या? तो आपके पास ऑप्शन रहता है, यू कैन स्विच योर बैच, यू कैन
स्विच योर बैच, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके। हाँ, अभी आप लोग पूछिए आपके क्वेश्चन। आपसे मुझे ये पूछना था कि जो आपने पेमेंट के ऑप्शंस बताए कि 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें भी डिस्काउंट एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं, तो मैंने इसमें बताया ना, इसमें डिस्काउंट एप्लीकेबल कैसे होगा? अपना फीस 8,000 है, मैंने बताया 2 इंस्टॉलमेंट 4,000 का, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप पे कर रहे हो तो डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, गॉट इट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, नंदकिशोर आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा नहीं था। अच्छा, नहीं, आपका इधर रेज हैंड था ना, इसके लिए। चलो मैं इसको फिर क्या करता हूँ, इसको ठीक है। तो ये फीस वाले पोर्शन में क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? अच्छा। अब जब मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है और आप आपकी बैच स्विच कर सकते हो, तो जब आप आपकी बैच फॉर एनी रीजन आप जब स्विच करते हो ना, तो जो मूवमेंट होता है ना आपका बैच का, तो ये बैच मूवमेंट के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, उसका आपको चार्जेस पे करना पड़ता है एक बैच से दूसरे बैच में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक बैच में आप सीख रहे हो, लेट्स से आपने एक बैच में सीखा, आपने 50% कवर किया, और 50% के बाद आपको ऑफिस ऑफिस की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे दूसरे बैच में जाना है। ठीक है, तो जो मूवमेंट कर रहे हो ना आप, तो मूवमेंट के एक चार्जेस होते हैं, वो आपको चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करोगे, एनरोल करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे सिस्टम में, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उसके अंदर आपको वो मूवमेंट के चार्जेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। अब दूसरी और एक चीज, आपने ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो जो होता है ना, ये सबको सबको इसका बेनिफिट 110% मिलेगा ऐसे नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को होता है कि मैंने एक बार कोर्स किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार और करूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है, एक बार करने के बाद समझ में नहीं आता है। अगर आपको फिर से ये कोर्स करना है, ठीक है, फिर से ये कोर्स करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स लोगों के लिए सेकेंड टाइम जब आप एनरोल करोगे एक्सेल के लिए फिर से, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 50%। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रीज्वाइन करना चाह रहे हो बैच तो। ठीक है, जैसे आपने कोर्स किया, आप चाह रहे हो, आपने कोर्स तो कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। अब क्या होता है पता है, कोर्स लगा देते लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो जब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो क्या किया था मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो मैं सोचता हूँ कि अरे, लेकिन ये कोर्स कंटेंट तो बहुत हेल्पफुल था, तो अभी इस बार मैं जब लगाऊंगा ना तो मैं प्रैक्टिस के साथ ये कोर्स करूंगा, और मैं ये चीज इंप्लीमेंट भी करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इंप्लीमेंट भी करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कोर्स लगाते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं ना उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो सीख गए वो भूल गए। है ना, ऐसा होता है ना? तो जब हम सीख रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम उसके अंदर मास्टर बन पाएंगे। लेकिन आप नहीं कर पाए कुछ रीजन से, फिर आप सोच रहे हो नेक्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ ना तो इरादा मजबूत करके आ रहा हूँ, अब मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, इंप्लीमेंट भी करूंगा। तो जब आप दोबारा से ज्वाइन करोगे तो 50% ऑफ के ऊपर आपको वो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? ओके। अब देखो, फीस में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? क्लास टाइमिंग्स में, ये वाले पोर्शन में, तो ये कांटेक्ट नंबर्स है रजा सर का, मेरा और इमरान सर का। ठीक है, तो इमरान सर जो है ये अपने कोऑर्डिनेटर है, तो कोर्स रिलेटेड, फ्यूचर कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डिटेल जाननी है, स्केड्यूलिंग जानना है, तो आप इमरान सर को कांटेक्ट कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करते समय आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, टेक्निकल कुछ इश्यू आ रहा है, आप इमरान सर को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने बताया ना आपको, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसके ऊपर सारे कम्युनिकेशन जाएंगे, तो उसमें हम लोग हर वीक, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हम लोग क्लास के डिटेल शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं। आपको बस लिंक पे क्लिक करना और आप ज्वाइन हो जाओगे। जैसे आप ऑनलाइन, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास कनेक्ट किया आज, आपने क्या किया, सिर्फ जो लिंक आया था उस पर क्लिक कर दिया और आप कनेक्ट कर पाए, बराबर? तो वैसे ही एक लिंक आएगा, आपको उसको क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन नहीं हो पाते हो, आपके साइड से नेटवर्क इश्यू है, जो भी रीजन है, तो आपको
इमरान सर को कॉल करना है एंड ही विल हेल्प यू टू ज्वाइन द क्लास। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद देखो ये जो है ना अपने पेमेंट डिटेल्स है, तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्रीन है ना, इसका अगर आपको फोटो लेना है तो आप फोटो ले लो। ठीक है, स्क्रीन प्रिंट लेना तो स्क्रीन प्रिंट ले लो। अब ये जो पेमेंट डिटेल है, ठीक है, अब ये पेमेंट अलग अलग पेमेंट डिटेल्स के पेमेंट मोड्स है। जैसे आप देखो यहाँ पे यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे थ्रू कर सकते हो, ये अकाउंट डिटेल्स दी है, ये अकाउंट डिटेल पे आप पेमेंट कर सकते हो। और यूजिंग क्रेडिट कार्ड अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इसके लिए क्या होगा, गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल होगा। अब ये गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल किसके लिए है, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। लेकिन ये पैसा कहाँ पे जा रहा है, हम लोगों ने इसको क्यों मेंशन किया है यहाँ पे, गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल। ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, जो बैंक चार्ज करता है ना उसका सर्विस चार्जेस, गेटवे चार्जेस, वो बैंक के पास जाता है पैसा। ठीक है, तो ये पैसा उनके पास जाएगा, तो इसके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई, फीस से रिलेटेड। अगर आप लोग एनरोल करना चाह रहे हो आपके कंपनी थ्रू, अगर आप आपके कंपनी थ्रू एनरोल करना चाह रहे हो, जैसे आप रिफंड चाह रहे हो, तो बहुत से कंपनी स्पॉन्सर करते हैं कोर्सेस। बहुत से कंपनी क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। जैसे हर एक कंपनी का एक बजट होता है पर एम्प्लॉय, जैसे 30,000 ये साल में आप कोई भी कोर्स करो हम 30,000 तक पे करेंगे। ठीक है, और अगर आप ऐसा कोई कोर्स अवेल करना चाह रहे हो जो आपको कंपनी पैसा पे करने वाला है, और आप बोल रहे हो कि कंपनी को मैंने ये एडवांस एक्सेल का कोर्स ज्वाइन किया है, इसका मुझे रिफंड चाहिए, इन दिस केस आपको एनरोलमेंट के टाइमिंग में बताना पड़ेगा कि आपको बिल चाहिए, जीएसटी बिल चाहिए। और अगर आप जीएसटी बिल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये डिस्काउंट जो है ना 10% ये नहीं मिलेगा। आपको फीस पूरी पे करनी पड़ेगी 8,000 प्लस जो 18% जीएसटी है वो भी पे करना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डिस्काउंट वाला जो सीन है ना, ये बेनिफिट जो है ना ये हम सिर्फ अपने स्टूडेंट लोगों के लिए देते हैं, स्टूडेंट के कंपनी के लिए नहीं देते। बेनिफिट डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ना। अगर आप कंपनी से स्पॉन्सर करवा के ले रहे हो इसमें आपका क्या फायदा है, या कंपनी को बेनिफिट क्यों दे हम, है ना। इसीलिए ये बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कंपनी में रिफंड करवाना चाहते हो तो आपको 8,000 प्लस 18% जीएसटी ये पूरा पे करना पड़ेगा। और आपको एनरोलमेंट के टाइमिंग में आपको बोलना पड़ेगा कि आई वांट अ जीएसटी बिल। ठीक है, तो आपको जीएसटी बिल मिलेगा, फिर वो जीएसटी बिल आप सबमिट करोगे तो आपको रिफंड मिलेगा कंपनी की तरफ से। एम आई क्लियर ऑन दिस। ठीक है, तो ये अपने पेमेंट डिटेल्स है, और ये डिटेल्स आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये पोर्शन में, ये अपने पेमेंट मोड्स है। तो आप जो भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट करो। और एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको करना क्या है, आपको ये एनी ऑफ द मोड आपको पेमेंट करना है, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है विथ रेफरेंस नंबर। हम जो भी पेमेंट करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, आपको उस रेफरेंस नंबर के साथ वाला स्क्रीनशॉट आपको भेजना है रजा सर को और मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको भेजना है रजा सर को और मुझे। जैसे आप पेमेंट करोगे और स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हम क्या करेंगे, आपको आपका एनरोलमेंट प्रोसेस जो है ना, जो आपको ग्रुप में ऐड करना, बैकएंड के अंदर आपका आईडी जनरेट करना, ये सारा काम हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, और आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद से फिर आप रेगुलरली आपको कम्युनिकेशन मिलता जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो समझ में आया आपको क्या करना है, क्या करना है आपको बताओ मुझे। पेमेंट करना है और उसका रेफरेंस नंबर के साथ स्क्रीनशॉट लेना है, और वो स्क्रीनशॉट आपको भेजना है रजा सर को और मुझे। तो ये नंबर जो मैंने डिस्प्ले किए हैं यहाँ पे, इसका मैंने इसीलिए बोला आपको फोटो निकाल के ले लो, ताकि ये नंबर आप सेव कर सको, और ये नंबर के ऊपर ये पेमेंट डिटेल्स आप जो भी पेमेंट मोड से आप करोगे उसका स्क्रीनशॉट आप भेज सको व्हाट्सएप पे। और ये व्हाट्सएप के नंबर्स है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट यहाँ पे, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट प्रीवियस, में ये क्वेश्चन पूछना था मैं भूल गया, क्या मैं वो क्वेश्चन अभी पूछ सकता हूँ? यस, आप अभी पूछ सकते हो वो क्वेश्चन। बिफोर वी क्लोज द कॉल यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हेलो सर। यस, सर लास्ट डे क्या रहेगी एनरोलमेंट के लिए? सो एनरोलमेंट का, 21st से अपना बैच स्टार्ट। हाँ, हाँ, 21st से अगर बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तो अपना लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट जो है ना
वो 14th है। अब हम्म जब मैं लास्ट डेट बोल रहा हूँ ना, तो लास्ट डेट मतलब क्या है? अगर आपको ये डिस्काउंट चाह रहे हो आप, डिस्काउंट, तो ये हम्म डिस्काउंट एप्लीकेबल ओके होगा आपको 14th के पहले। 14th या 14th के ओके पहले अगर आप एनरोल करोगे तो आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ओके लेकिन अगर आपने ये डिस्काउंट नहीं चाहिए, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना चाहते हो, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दो 14 के पहले, और आप एनरोल कर दो। सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर आपका 1 महीने बाद आएगा। ठीक है। एम आई क्लियर नाउ? तो कैसे होता है देखो, अभी अगर मान लो आपने 14 के पहले अगर आपने एनरोल नहीं किया, तो डिस्काउंट तो आपके लिए एप्लीकेबल हम्म नहीं होगा। लेकिन मान लो जैसे अभी होता है ना कि सैलरीज और सारी चीजें, फंड्स मैनेज करना, ठीक है, तो अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है 21st को, तो आप 21st के पहले कर दो एनरोलमेंट, है ना, तो भी चलेगा। ये रिस्ट्रिक्टेड डेडलाइन नहीं है 14th। ओके 14th का डेडलाइन सिर्फ डिस्काउंट के लिए एप्लीकेबल है। डिस्काउंट के लिए, अगर डिस्काउंट चाहिए आपको 10% तो 14 के पहले वाला डेडलाइन है। लेकिन एनरोलमेंट का जो है ना प्रोसेस, वो ऐसा नहीं है कि 14 तक हम्म ही एनरोल करना है। आप अपना 21st को क्लास चालू होने वाला है तभी तक कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सिर्फ ओके ये है कि आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और ओके आपका जो 1 महीने का जो ये है ना पेमेंट करने के बाद, वो आपको 1 महीने का ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है। ओके ओके अंडरस्टूड थैंक यू या वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? तो मैंने आपको बताया था अपने डेमो के बीच में, मैंने आपको बताया था मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इमेज बताऊंगा। इंटरेस्टिंग इमेज बताऊंगा। मैंने कब बताया था आपको याद है? जब हम लोग ये पोर्शन थे ना, ये पोर्शन पे देख रहे थे हम, डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक इमेज शेयर करूंगा आपके साथ। वो इमेज आप देखकर समझ जाओगे कि एक्सेल सीखना जरूरी क्यों है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस कुछ है, या मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि कॉल क्लोज करने के पहले मुझे सिर्फ आपको, या योर क्वेश्चन। Protected data. So you are telling you have a data which is company confidential data, but then you want a resolution. So what you can do is you can create a dummy data. You can create a dummy data. जैसे मान लो आपके कुछ transactions numbers आते हैं, client के नाम आते हैं, customer के नाम आते हैं, आप वो नहीं बताना चाहते हो, वो protected data है। What you can do is you can create a dummy data. आप डमी डेटा में कस्टमर नेम में कोई भी नाम डाल दो, क्रिकेटर्स के नाम डाल दो, इन जनरल कोई भी नाम डाल दो, नंबर्स, ट्रांजैक्शन नंबर्स रिप्लेस कर दो, और फिर आप वो वैसा वाला डेटा शेयर करो। एंड में क्या है, आपको रिजल्ट कैसा चाहिए? मान लो आपके कुछ कॉलम्स है, वो कॉलम के बेसिस पे आपको एक आउटपुट चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, तो आप डमी डेटा बना के दे दो, और वो उसका आंसर ले लो और उसको फिर रेप्लिकेट कर दो आपके डेटा में। गॉट इट? ओके, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, वो इमेज जो है ना, वो इमेज में देखता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। सो लेट मी सर्च दैट इमेज। ओके, लेट मी चेक हियर। हाँ, मुझे मिल गया वो इमेज। तो लेट मी क्विकली गो हियर।
ये इमेज सभी को दिख रहा है क्या? सभी को ये इमेज दिख रहा है क्या? यस। अब देखो ये इमेज क्या बता रहा है, कोई पढ़ेगा? एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ था, बिजनेस एवोल्यूशन कैसा स्टार्ट हुआ था? पहले एक्सेल आया मार्केट में, फिर मैंने क्या बताया कि उसको समराइज करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था, तो पिवट टेबल इंट्रोड्यूस किया, तो ये पिवट टेबल आ गया। फिर एक्सेल के अंदर पिवट टेबल के अंदर भी इतना डेटा बढ़ गया कि एक्सेल के अंदर उतना डेटा फिट इन नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, एक्सेस रिपोर्ट्स बनाए। उसके बाद क्या आ गया, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, जैसे अभी पावर बीआई आया है मार्केट में, है ना, कुछ साल पहले। फिर अभी पावर बीआई के बाद क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जो हम डेटा साइंस में यूज कर रहे हैं। तो डेटा साइंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है देखो, ये क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्या बोल रहा है, गो बैक, दे आर आस्किंग टू डाउनलोड द डेटा इन एक्सेल फाइल। तो हम लोग फिर से कहां पे आ गए, एक्सेल पे। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं जो डेटा साइंटिस्ट के अंडर में काम कर रहे हैं लोग, जिनको एक्सेल का नॉलेज बहुत अच्छा है, और डेटा साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सेल के ऊपर काम कर पाए। वो उसके बड़े लेवल पे काम कर रहा है। जो एक्सेल के ऊपर जो काम करने वाली चीजें है ना, वो क्या करेगा, उसके नीचे का असिस्टेंट रखेगा, और वो असिस्टेंट लेगा 20-22 लाख का पैकेज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, इसके बीच में एक रोल है, एक रोल है डेटा इंजीनियर करके। ठीक है, वो काम करता है इसके ऊपर। तो कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे क्या है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट भी बन जाओगे ना, तो काम आपको एक्सेल के अंदर करना पड़ना ही वाला है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने आपको तो ये बताया था कि मैं एक इमेज शेयर करूंगा लास्ट में, जो देखकर आप समझ जाओगे कि एक्सेल सीखना ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, ऑल राइट। तो फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम लोग ये सेशन यहाँ पे स्टॉप कर दें। इसका सभी ने फोटो निकाल के ले लिया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया ऑनलाइन वालों ने, या यस सर। फोटो निकालना है फोटो निकाल लिया? ओके, ऑल राइट देन। तो फिर हम लोग आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड वी विल मीट ऑन 21 अप्रैल। ऑल राइट, चलो, Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक यू सर। हैव अ नाइस वीकेंड थैंक यू अहेड। सर। या बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय Thank बाय। you. Thank you. बघ इथे कसे शांतपणे सगळे बोलतात, थँक्यू म्हणतात, कळलं का?